एम्पायर के एक सुनहरी स्टबन डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ों के पीछे एक छोटी ब्लॉन्ड वाली लड़की और बहुत ही क्यूट लड़की अकेले घूम रही थी। अचानक उसकी नजर अपने सामने एक बहुत ही अजीब ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। शुरू में वो डरती है, पर अपनी बचकानी क्यूरियोसिटी के चलते वो आगे बढ़ती है और उस कल के गाल नोच लेती है। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठती है, क्योंकि वो स्कल ना सिर्फ स्पॉन्ज और स्प्रिंग ही नहीं था, बल्कि वो बोल भी सकता था। लड़की लगातार उसके गाल नोचती रहती है, जिससे स्कल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो स्कल आगे बढ़कर लड़की के हाथ पकड़ता है और ऐसा करने से रोकता है। फिर वो उसे लंबी चौड़ी एडवाइस देता है कि अनजाने लोगों के साथ ऐसा खेलना नहीं चाहिए। वो स्पेशली पॉइंट आउट करता है कि एक बोलने वाले खोपड़ी का होना कितना अजीब और खतरनाक हो सकता है, लेकिन लड़की इस बात से बिल्कुल इग्नोर कर देती है और अपनी मॉम की सिखाई दोहराती है। किसी को उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। ये सुनकर स्कल और कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। क्यूरियोसिटी के मारे लड़की उस स्कल के नाम और काम पूछती है। स्कल बड़े गर्व से बताता है कि वो एक मैसेंजर है, जिसे एम्परर के होली डिक्री के पूरे किंगडम के चारों कोने तक पहुंचाने का काम सौंपा गया है। ये सुनकर लड़की एडमिनिस्ट्रेशन से भर जाती है। लड़की की ऐसे रिस्पेक्ट देखकर स्कल घमंड से और चौड़ा हो जाता है और फ्लॉन्ट करता है कि उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पोजीशन के लिए बहुत एडवांस राइट की जरूरत होती है। लड़की उसे दिल खोल कर तारीफ करती है और अपने आंखें चमकाते हुए रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने डिसाइपल बना ले। ये सुनकर स्कल के हंसी छूट जाती है। उसने काफी वक्त से इतने मजेदार चीज नहीं देखी थी। पर थोड़ा सोचने के बाद वो ठंडी आहें भरता है और कहता है कि एक बच्ची को सिखाना बहुत ट्रबल का काम है। लड़की हार ना मानते वो उसके पास आती है, उसके शोल्डर पर थपथपाती है और अपने पूरे क्यूटनेस और छोटी छोटी हिकअप्स का यूज करके उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उस रात फेल हो जाती है। अगली सुबह स्कल आराम से एक पुराने पेड़ के नीचे लेटा होता है। तभी वो ब्लॉन्ड लड़की वहाँ दोबारा टपक आ पड़ती है और उसके आसपास खेलने लगती है। स्कल हेल्पलेसली उसे देखता है। उसे समझ आ जाता है कि लड़की उससे टेक्निक सीखना चाहती है। स्कल उसे वहां से जाने और अपनी माँ के पल्लू से लटकने की एडवाइस देता है, पर लड़की जिद और वहीं रुक कर खेलने की जिद करती है। सच्चाई बाहर आती है कि लड़की की फैमिली सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। उसके सारे लव्ड वंस एक आग के ध्वस्त में मर जा चुके हैं। ये सुनकर पूरी तरह सन्नाटे में आ जाता है और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसे रियलाइज होता है कि यही वजह से एक अकेली लड़की जंगलों में खुद से खेल रही थी। जब लड़की एक लकड़ी उठाकर स्ट्रेट खड़ी होती है तो उसकी स्टैंड स्कल को अपने पुराने दोस्त की याद दिलाती है। मजबूरन और अपने रेपुटेशन को इम्प्रूव करने के बहाने वो उसे स्वॉर्ड्समैन सिखाने के लिए हाँ कर देता है। अपनी इस ट्रेजिक बैक स्टोरी के बावजूद वो लड़की ये सुनती है तो खुशी से झूम उठती है। उस दिन के बाद से दोनों रोज साथ में ट्रेनिंग करते हैं। वो साथ में सोते हैं, यहाँ तक कि अनडेड स्पिरिट मास्टर को भी एक साथ समन करते हैं। जब अनडेड उनका पीछा करता है तो स्कल आराम से बैठकर देखता है और थोड़ी देर बाद लड़की पलटकर उन्हीं अनडेड पीछा करने लगती है। स्कल ने आराम से उसे दूसरों को डराने की टेक्निक भी सिखाई। दोनों मिलकर वहां से गुजरने वाले एडवेंचर को इतना डराते थे कि वो वही बेहोश हो जाते थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत गहरा हो गया। स्कल को अब बिल्कुल अजीब नहीं लगता था जब लड़की उसके कंधे पर सर रखकर सोती थी। धीरे धीरे लड़की की स्वर्ड्समैन में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया। कल की सिखाई हर एक टेक्निक उसने मास्टर कर ली थी। उसकी सीखने की स्पीड इतनी तेज थी कि जल्दी वो स्कल को भी डिफेंसलेस खेलने पर मजबूर करती थी। 11 सालों में लड़की ना सिर्फ ताकतवर बन चुकी थी, बल्कि बहुत खूबसूरत भी हो गई थी। स्कल को महसूस होता है कि उनके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा कंप्लीटली वर्थ इट था। 11 साल बाद एक दिन जब लड़की एक ठंडे नदी में नहा रही थी, स्कल हमेशा की तरह उन दोनों के लिए खाने का शिकार करने गया था। वो अब एक पूरी तरह से मैच्योर और पहले से ज्यादा क्यूट वॉरियर बन चुकी। कुछ देर बाद जब दोनों एक खाली जमीन पर खाना पका रहे थे, लड़की अचानक सीरियस हो जाती है। वो उस कल को बताती है कि जिस गांव में वो पैदा हुई थी वो कम्प्लीटली तबाह हो चुका है,
क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर की तादाद बढ़ चुकी है। गांव वालों को अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि एम्परर ने बॉर्डर विलेज को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। ये कहते हुए उसकी आवाज भारी हो जाती है। स्कल तुरंत समझ जाता है कि वो क्या करना चाहती है। वो उसे रोकने के बजाय उसके डिजायर को सपोर्ट करता है। वो अपने पुराने दोस्त की कहानी सुनाता है, ये यकीन दिलाते हुए कि लोगों की जान बचाने के लिए किसी सर्टिफिकेशन या क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं होती। फिर स्कल एक छोटी तलवार निकालता है और अपने ऑनर की कसम खाते हुए मास्टर होने के नाते अपने सबसे प्यारी डिसाइपल को ये भेंट करता है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस ब्लेड को सिर्फ भलाई के लिए निकालूंगी। जाओ, इस दुनिया को बचा लो, फिर वापस आना, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। लड़की उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। वो उसकी धुंधली होते हुए सिलुएट को देखता रहता है। उसके दिल में थोड़ा रिग्रेट जरूर था, पर वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। उसे पूरा यकीन था कि चाहे जितना भी वक्त लग जाए, उसकी बची दुनिया को बचाकर उसके पास जरूर लौटेंगी। उसे बस इंतजार करना था। काफी लंबा वक्त गुजर जाने के बाद स्कल अभी भी उसी जगह बैठा अपने डिसाइपल का रास्ता देख रहा था। तभी लड़की अचानक वहां अपीयर होती है और उसके बगल में आकर बैठ जाती है। लेकिन उसकी हालत देखकर स्कल बुरी तरह चौंक जाता है। उस लड़की का पूरा जिस्म खून से भरा हुआ था और उसका लेफ्ट पैर भी नीचे से कटा हुआ था। दर्द में होने के बावजूद लड़की उसे देखकर एक ब्राइट स्माइल करती है। जैसे ही स्कल उसे पूछने वाला होता है, वो जोर जोर के हंसने लगती है ताकि एटमॉस्फेयर का टेंशन कम हो। फिर वो लगातार अपने जर्नी के किस्से सुनाती है, पर जैसे जैसे वो बोल रही थी उसकी सांसें टूटने लगती है। ये देखकर स्कल भागकर उसके पास आता है और उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। उसके अंदर का डर बढ़ने लगता है। लड़की कांपने लगती है और उसे कसकर गले लगाती है और एक मजाकिया टोन में हालचाल पूछती है। अगले ही पल उस लड़की की दिल की धड़कन हमेशा के लिए रुक जाती है। स्कल की सांसें अटक जाती है और वो एक ऐसी आत्मा था जो सदियों से रोया नहीं था, लेकिन आज इस इंसानी लड़की के लिए उसके आंसू भी निकलते हैं। दूसरी तरफ एक कैवेलरी यूनिट की एक लंबी लाइन जंगल में आगे बढ़ रही थी। वो दरअसल उस लड़की को हंट करने आए थे। जंगल की गहराई में पहुंचने पर उनके लीडर को स्कल का एक धुंधला फिगर दिखाई देता है। उस वक्त स्कल के चेहरे पर एक एक्सट्रीम डिसिपियर और गुस्सा था। वो शॉर्ट स्वॉर्ड को खोलता है जो उसने उसने लड़की को दी थी। सबके होश उड़ जाते हैं जब उस तलवार के अंदर से एक भयानक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। एक ही पल में मॉन्स्टर की पूरी फौज वहां अपीयर हो जाती है। वो सीधा अपनी टारगेट कैवेलरी पर हमला करता है और उन्हें बुरी तरह चीर फाड़ कर देता है। यहाँ पता चलता है कि स्कल कोई आम मासूम मैसेंजर नहीं होता, वो एक ट्रू डीमन था। जिस जगह से वो गुजरता था वो अंडे की फौज को तबाह करके उनकी लाशों की ढेर लगा देता था और उन्हें पेड़ पौधों से छुपा देता था ताकि डार्क में जिस उनका यूज ना कर सके। उसने हमेशा इस जगह की रक्षा की थी, पर अब उसे किसी चीज की रक्षा नहीं करनी थी। कैवेलरी का लीडर अपने दोस्तों का बुरी तरह मरते हुए देख घबरा जाता है और फॉर्मेशन बनाने का ऑर्डर देता है। थोड़ी देर पहले जो लीडर अपने ओवर कॉन्फिडेंस में उड़ रहा था, अब उस ट्रू डीमन की पावर और अनगिनत अनडेड आर्मी को देखकर पूरा डर के कांप रहा था। वो लड़खड़ाते हुए खुद से पूछता है कि वो कहाँ आ गया। तभी अचानक एक लाइट फ्लैश होती है और एक अनडेड नाइट अपने घोड़े पर आकर उस लीडर का सर धड़ से अलग कर देता है। जब पूरी कैवेलरी का सफाई हो जाती है तब स्कल अपने तलवार की नोक को पूरी ताकत से जमीन में गाड़ता है। इस फोर्स से आसपास की जमीन और पहाड़ फटकर अलग हो जाते हैं। आसमान धीरे धीरे खून जैसा लाल हो जाता है और चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती है। एम्परर की आवाज होने के नाते स्कल अपने इस अल्टीमेट पावर को यूज करता है। वो डीमन आर्मी को आदेश देता है कि अगर ये एम्परर अपने फाउंडर्स के आइडल्स से भटक चुका है तो उन करप्ट नोबल्स और मंत्रियों को सजा देगा। वो उन सैकड़ों साल पुरानी लाशों के ढेर से उठता है और आखिरी शख्स का बैनर जला देता है जिसने उसकी डिसाइपल को मरने पर मजबूर किया। एक आखिरी ऐलान के साथ वो अपनी तबाही की शुरुआत करता है। ओ माय होमलैंड, अपने इस अत्याचार की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ।
सीन की शुरुआत एक भयानक बैटलफील्ड से होती है। कैवेलरी मैन अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो बुरी तरह डरा हुआ था और अपने दोस्तों को मदद के लिए पुकार रहा था, पर इससे पहले कोई आता, मॉन्स्टर की एक मैसिव आर्मी ने उसका काम तमाम कर दिया। दोनों साइड के बीच खतरनाक जंग चल रही थी, लेकिन पल्ला मॉन्स्टर का भारी था क्योंकि उन्हें एक्सप्लोजिव बनाना आता था, जिसे उन्होंने ह्यूमंस को पल भर में तीथड़े उड़ा दिए। उनके पास उड़ने वाले जानवर भी थे जो मिस्ट के बीच से हमला कर रहे थे, लेकिन ह्यूमन साइड पर एक ओपी मौजूद था, डॉन र्यू। उसके पास इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर थी, वो अपने हाथ के एक झटके से मॉन्स्टर को दो हिस्सों में काट सकता था। उसकी शॉर्ट ब्लेड टेक्निक एक ही वक्त में 5 स्लैशेस प्रोड्यूस कर रही थी। वो एम्परर का ऑफिशियल नाइट था और उसकी एक सांस छोड़ते ही दुश्मनों की सेना बिखर जाती थी। तभी सामने से एक जायंट मॉन्स्टर दहाड़ता हुआ आया। डॉन र्यू बोर हो रहा था। उसने श्रग किया और आगे बढ़ा। उसकी नजर दुश्मन के साइड पर आ गई, जहां एक बड़ी सी आम पर स्कल बैठा हुआ था। डॉन र्यू को बिल्कुल डर नहीं लगा। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और एक लाइट टैप किया। अचानक जायंट डेमोनिक बीस्ट के दोनों पैर कट गए। यहाँ तक स्कल की लेफ्ट लेग पर भी एक डीप कट लग गया। इस मूव का नाम था लेग डाइव वैन, एक ऐसी टेक्निक जिसकी डिस्ट्रक्टिव पावर और स्पीड अनबिलीवेबल थी। अपना लेग कटता देखकर स्कल को तुरंत अपने डिसाइपल की याद आ गई, जिसने बिल्कुल इसी तरह अपने पैर खोए थे। स्कल के अंदर का एक अजीब सा गुस्सा बाहर आ गया और वो सीधा डॉन र्यू की तरफ उड़कर गया। दोनों की तलवारें आसपास में टकराई और एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे धूल और पत्थर हवा में उड़ने लगे। डॉन र्यू ने स्कल को एक डेडली स्ट्राइक ब्लॉक कर लिया, पर वो उसकी ताकत से दब रहा था। डॉन र्यू ने अपनी रिजर्व करके स्कल पर लाइन स्लैश किया, पर स्कल ने तुरंत डक किया और डॉन र्यू के शिन पर जोर से किक मारी। डॉन र्यू आगे की तरफ गिरा और स्कल ने उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच झाड़ दिया। स्कल उसके उस पर चढ़ गया और उसे लगातार पीटने लगा, पर डॉन र्यू फ्लेक्सिबल था। उसने अपनी पैर उठाकर स्कल के हेड को लॉक कर दिया, जिसे स्कल मॉन्टेलरी स्टंट हो गया और पीछे हटना पड़ा। डॉन र्यू ने अपने हाथों से खून पोंछा। उसने सोचा काफी वक्त से कोई इतना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिला है। उसे स्कल से उसकी आइडेंटिटी पूछी। स्कल ने कोडली रिप्लाई किया, एक बदला लेने वाला। डॉन र्यू समझ गया कि समिनिंग में बहुत एनर्जी लगती है, इसीलिए उसने टाइम वेस्ट करना और स्कल का गुस्सा दिलाने के लिए एक लव्ड वन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। गुस्से में स्कल ने हाथ से डॉन र्यू का चेहरा पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी स्वॉर्ड वाले हाथ में तलवार घोंप दी। डॉन र्यू डर के चीख पड़ा। स्कल के आंसू निकल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग पावर के लिए उसके बनाए अपनों को क्यों मारते हैं। डॉन र्यू ने स्कल को और प्रोवोक किया, जिसके बाद स्कल ने उसे स्टमक में जोर से मारकर उसे पत्थर पर फेंक दिया। लेकिन तभी आसमान में ब्लू लाइट की स्ट्रिक चमकने लगी और स्कल कंफ्यूज हो गया। पता चलता है कि ये सब एम्परर का एक बड़ा प्लान था। डॉन र्यू सिर्फ टाइम पास कर रहा था ताकि अनडेड के खिलाफ एक बैरियर बनाए जाए। डॉन र्यू जोर जोर से हंसने लगा। पहाड़ के पास से एक मैसिव मैजिकल पावर रिलीज हुई और एक प्लस शेप पैटर्न बन गया। ये मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग था कि देखते ही देख सारे डिमोनिक क्रिएचर रॉट होकर राख बन गए। ह्यूमन कैवेलरी खुशी से झूम उठी। डॉन र्यू ने घमंड से बताया कि ये बैरियर 120 साल पहले वाले हॉर्स ग्रुप के मेट्स ने बनाया था। कल चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो इसे नहीं बच सकता। ये बैरियर देखकर स्कल को अपना पुराना फिक्शनाइज्ड दोस्त की याद आ गई। स्कल बिल्कुल नहीं डरा। उसने डॉन र्यू से कहा कि जिन लोगों को एम्पायर ने एक्सप्लॉइट किया है, वो सब उसके साथ वापस एवेंज आए हैं और इस एम्परर का अंत लेकर आए हैं। स्कल को समझ नहीं आ रहा था कि जिस शांति के लिए हीरोज ने अपनी जान दी, उसके आते ही एम्परर ने लालच में आकर उन्हीं हीरोज को क्यों मार दिया।
सीन की शुरुआत उन महान हीरो की ट्रेजेडी से होती है जिन्होंने शांति लाने के लिए ना जाने कितनी जान बचाई और कितनी जान ली, पर जब आखिरकार शांति आई तो सब कुछ खत्म हो गया। एम्पायर का किंग बहुत लालच में आ गया था। उसने अपनी सीक्रेट पावर और मोनोपोली को छुपाने के लिए उन सभी हीरो को धोखे से मार दिया। ये सब देखकर स्कल पूरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस शांति के लिए उसने और उसके साथियों ने बैटलफील्ड पर खून बहाया, उसका अंजाम इतना बुरा कैसे हो सकता है। अब उसके सामने आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इस हीरो एक्सटर्मिनेशन के करीब 4 दिन बाद स्कल बिना किसी मंजिल के भटक रहा था। उसका गुजारा अलग अलग शहरों के बीच हो रहा था। तभी रास्ता पूछने के लिए एक आदमी के पास गया। स्कल बस जल्दी से रास्ता पूछकर वहां से निकलना चाहता था ताकि किसी को ध्यान उस ना जाए, लेकिन उस आदमी ने जाने नहीं दिया क्योंकि उसको स्कल के पास से खून की एक बहुत स्ट्रॉन्ग महक आ रही थी। उस आदमी ने स्कल को एक ताजा अफवाह के बारे में बताया जो पहाड़ों के उस पार ग्रीन टावर विलेज से आ रही थी। अफवाह ये थी कि वहां एक अनडेड सॉर्सरर ने सारे नाइट को खून करके गांव तबाह कर दिया। स्कल के पूरे जिस्म पर क्लोक और हुड देखकर उस आदमी को पूरा शक हो गया कि यही वो अनडेड है। बिना एक सेकंड सोचे उसने स्कल पर एक डैगर फेंक कर मारा। इस अचानक हुए हमले से स्कल को बहुत गुस्सा आया। उसने उस उड़ते हुए ड्रैगर के हवा में पकड़ लिया और जमीन की लकड़ी वाले फ्लोर में पूरी ताकत से गाड़ दिया। डैगर सीधा फ्लोर के नीचे छुपे हुए एक आदमी को जाकर लगा। ये देखकर सामने वाला बॉस पूरी तरह शॉक रह गया। चुपचाप स्कल को एम्बुश करने के लिए फ्लोर के नीचे छुपाया था। उसका सीक्रेट ट्रैप फेल हो चुका है। अपना राज खुलते देख उस बॉस ने अपनी असली औकात दिखाई और अपने गुंडों को हमला करने का ऑर्डर दिया। चिल्लाकर कहा कि इस हड्डियों के 100 टुकड़े कर दो। सबसे पहले एक बहुत तगड़ा और मोटा आदमी आगे कूदा। स्कल को काटकर कुत्तों के आगे डालना चाहता था, पर स्कल ने हल्के से झुककर सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर उस मोटे आदमी के जिस्म पर 100 से ज्यादा जोरदार मुक्के बरस दिए। अपनी आखिरी मुक्का उसने सीधा उसके आंखें पर मारा, जिससे वो आदमी मुंह के बल जमीन पर धंस गया। उसके बाद एक भाला वाला आदमी आया। उसने एक ऐसे परफेक्ट फॉर्मेशन बनाई थी जिससे उसका अटैक मिस होना नामुमकिन था, लेकिन स्कल के सामने उसका हर प्लान कचरा निकला। पलक झपकाते ही स्कल तेज से उसके पास पहुंचा, उसकी कॉलर पकड़ी और उसे इतना जोर से जमीन पर पटका कि वो आदमी बेहोश हो गया। अपने आदमियों को गिरता देख बॉस ने अपने आखिरी पत्ता फेंक दिया। 2 जुड़वा भाई, उन दोनों ने तेजी से स्कल के चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू किया ताकि उसका ध्यान भटक जाए। जैसे ही उन्हें एक ओपनिंग मिला, दोनों ने एक साथ अपने चाकू से स्कल पर सीधा हमला किया, लेकिन स्कल उनसे 2 कदम आगे था। वो टाइम पर हवा में उछला, दोनों के हाथ पकड़े और वापस नीचे आते ही दोनों के सिर एक साथ जमीन पर पटक दिया। उन सब का बुरी तरह धुलाई करने के बाद स्कल तेजी से वहां से भाग निकला। अपने आदमियों को बुरी तरह पिटाई होने के बाद जो बॉस अब तक खड़ा सब कुछ देख रहा था, वो अचानक उधर कूद पड़ा ताकि वो स्कल को ढूंढ सके, पर उसके होश उड़ गए जब उसने देखा कि स्कल उसके पीछे टेबल के किनारे पर आराम से बैठा हुआ था। बॉस डर के मारे पीछे हटा और तुरंत अपनी तलवार से एक मैजिकल टेक्निक यूज करके स्कल पर लगातार स्लैश करने लगा। पर स्कल चुपचाप मार खाने वालों में से नहीं था। उसने आराम से अपने नंगे हाथों से बॉस का हर मैजिकल अटैक डिफ्लेक्ट कर दिया। अब बॉस ने एक गहरी सांस ली और स्कल के मूवमेंट को ध्यान से सेंस करने लगा। उसका प्लान था कि जैसे ही स्कल आगे आ जाएगा, वो एक फिनिशिंग स्लैश मारकर स्कल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देगा, लेकिन स्कल उसे कहीं ज्यादा फास्ट और स्मार्ट था। स्कल ने उसका प्लान को पहले ही समझ लिया। उसने आगे बढ़कर सीधा उस बॉस के हाथ पकड़ा, हवा में जंप लगाई और अपना पैर घुमाते हुए एक जोरदार किक उस बॉस के गंदे चेहरे पर झाड़ दी। बॉस जमीन पर बुरी तरह जा गिरा। धूल का एक बड़ा गुब्बारा उड़ गया और वहां खड़ा हर एक इंसान इस फाइट को देखकर सन्नाटे में आ गया। स्कल ने कल छेड़ते हुए अगले आदमी का नाम लेने लगा ताकि वो उन सभी घमंड
घमंडी गुंडों को उनकी औकात दिखा सके। लेकिन इससे पहले कि स्कल अपने अगला हमला करता, भीड़ में एक शख्स आगे आया और उसने इस फाइट को रोक दिया। उस आदमी को देखकर घबराई हुई भीड़ ने आखिरकार चैन की सांस ली। ये आदमी और कोई नहीं, थॉर था, गैरी एम्परर के नॉर्थ एक्सप्लोरेशन गिल्ड का हेड। सीन कट होकर थॉर के ऑफिस में जाता है। थॉर बताता है कि उसने अनडेड सॉर्सरर के बारे में बहुत अफवाहें सुनी थी। उसने कई टीम को सच्चाई ढूंढने भेजा पर सब बिखर गए। थॉर को लगा कि ये सब एक अफवाह है, पर आज स्कल को अपने आंखों के सामने देखकर उस यकीन हो गया कि अफवाह बिल्कुल सच है। स्कल ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा और डिमांड की कि इससे पहले कि उसका दिमाग खराब हो, थॉर उससे माफी मांगे। थॉर ने आराम से अपनी टोबैको पाउच से टोबैको निकाला और वहां एक कड़वी सच्चाई बताना शुरू की। थॉर ने बताया कि एम्परर गिल्ड एम्पायर का हिस्सा जरूर है, पर एम्पायर ने इस जगह को लावारिस छोड़ दिया है। जिंदा रहने के लिए गांव वाले को अपना घर छोड़ना पड़ा। जो लोग पीछे रुक गए और अपने गांव को मॉन्स्टर से बचाने के लिए डेंजरस मिशन पर गए, वो एक एक करके मौत के मुंह में जा रहे हैं। वो बस उस दिन का इंतजार कर रहा है जब मॉन्स्टर आकर उन्हें पूरी तरह खा जाएंगे। ये दर्द भरी बातें सुनकर स्कल ने पूछा कि उन लोग ने मिलकर एम्परर के खिलाफ बगावत क्यों नहीं की। अगर वो ऐसा करते तो आज ये हालत नहीं होता। थॉर ने धुआं उड़ाते हुए जवाब दिया, हर तरीके आजमा लिए पर सब फेल हुए। अगर वो बगावत करता तो एक और बड़ी जंग छिड़ जाती जिसमें सिर्फ हिम्मत से काम नहीं बनता बल्कि और ज्यादा बेकसूर लोग मारे जाते। उन्होंने हमेशा इस नर्क जैसे जिंदगी में एक हीरो का इंतजार किया और फिर एक हीरो आई थी। थॉर बताता है कि उस हीरो के पास गर्व और बहुत सारी काइंडनेस थी। उसकी वजह से उन निराश लोगों को एक उम्मीद मिली थी और उन्होंने एक सपना देखना शुरू किया था, पर वो सपना तब टूट गया जब वो हीरो मारी गई। उसकी मौत के बाद हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो गए। थॉर कहता है कि अब उसके अंदर अपने गांव और गिल्ड को बचाने का कोई सपना नहीं बचा। वो सिर्फ पश्चाताप की जिंदगी जी रहा है, ना पूरी तरह जिंदा है ना ही मरा हुआ है। फिर थॉर स्कल के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगता है। वो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्कल एक आत्मा है या एक राक्षस। वो स्कल को 2 और एक्सप्लोरर देगा, बस स्कल उनके मदद करे ताकि वो उस करप्ट एम्पायर की गिल्ड की तबाह कर सके जिसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। थॉर की बातें और अपनी प्यारी डिसाइपल की याद आने पर स्कल अंदर से काफी इमोशनल हो गया। वो इतना पत्थरदार दिल नहीं बन सकता। स्कल ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक कमांड टैबलेट निकाला और थॉर की तरफ उछाल दिया। जब थॉर ने उस टैबलेट को ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। ये एक एक्सप्लोरर आइडेंटिफिकेशन कार्ड था, पर कोई आम कार्ड नहीं, ये रिवोक हो चुका हाईएस्ट रैंक का कार्ड था। थॉर हैरानी से स्कल की असली आइडेंटिटी के बारे में सोचने लगा कि ये आखिरी है कौन, लेकिन स्कल ने चिल अंदाज में श्रग किया और वहां से चलते हुए एक बड़े बैडास डायलॉग मारा, मेरी फिक्र मत करो, मैं बस एक बुरा अतीत का भूत हूँ। स्कल ने वो मिशन एक्सेप्ट करा, पर उसने कहा कि पहले उसे एक जगह जाना है होगा, द नॉर्थ माउंटेन रेंज, और यहीं से स्कल और उसके नए दोस्तों का नया सफर शुरू होता है। सीन नॉर्दर्न माउंटेन रेंज पर शिफ्ट होता है। उन्हें सफर करते हुए 5 दिन हो चुके थे। वो लोग एम्पायर के नजरों से बचकर बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। स्कल खुद हैरान था कि ये दोनों एक्सप्लोरर इतने तेज और स्टेल्थ के साथ सफर कर रहे थे। तभी स्कल ने एक स्पाई ग्लासेस से पहाड़ी के नीचे देखा। नीचे कुछ आदमी थे और स्कल सोच रहा था कि इनकी रैंक्स क्या होंगी। तभी उस पोनीटेल वाली लड़की ने सिचुएशन एक्सप्लेन की। उसने बताया कि नीचे वो लोग हैं, ब्लू टावर विलेज के सर्वाइवर है जो एम्परर के कैपिटल वापस जाने से पहले दूसरे गांव को लूटने आए हैं। ठंड की वजह से वो यहाँ फंस गए हैं और जिंदा रहने के लिए गांव वालों को लूट रहे हैं। जब स्कल ने उस लड़की से थोड़ा रूड तरीके से बात किया तो उसने अपना नाम मूरा बताया और उस रेड हेड लड़के का नाम हैरियर बताया। उन दोनों ने ऑफिशियली अपना इंट्रोड्यूस दिया। मूरा ने आगे बताया कि नए एम्परर के आने के बाद
इंपीरियल नाइट्स का अपना ही आम जनता और गांव वालों को लूटना एक नॉर्मल बात हो गई है। जिंदा रहने के लिए ये सब करते हैं। ये सुनकर कि गार्ड्स ही राक्षस बन चुके हैं, स्कल का खून खौल उठा। उसके अंदर का गुस्सा जाग गया और उसने ठान लिया कि वो इन सब का जान से मार देगा। यहाँ इस एक्शन और इमोशन स्कल ने अंदर से इतनी भयानक गुस्सा और मर्डरस इंटेंट निकल रहा था कि उसके बगल में खड़ा हैरियर डर के मारे कांपने लगा। हैरियर ने घबराते हुए पूछा कि वो आखिर क्या ढूंढ रहा है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पलक झपकाते ही स्कल वहां से गायब हो गया। स्कल ने उस पहाड़ी से डिजिंग हाइट से सीधा नीचे छलांग लगाई थी। आसमान से एक स्केलेटन को अपने ऊपर गिरते देखकर पूरी तरह सन्नाटे में आ गए। ऊपर पहाड़ी पर हैरियर डर रहा था कि इतनी ऊंचाई से कूदने पर स्कल मर जाएगा, लेकिन उसके बगल में खड़ी मूरा ने ठंडी सांस से लेते हुए एक कमाल की बात कही। वो पहले से ही मरा हुआ है। जमीन पर लैंड करते ही 1 सेकंड के अंदर स्कल ने पहले नाइट को मौत के घाट उतार दिया। बाकी बचे हुए नाइट ने स्कल के घेरने की कोशिश की, तभी स्कल थोड़ा झुका और उन ऐसी इल्यूजन टेक्निक यूज की जिससे उसके दुश्मनों का विजन ब्लर हो गया। इसके बाद स्कल ने बिना किसी रहम के उन सबको चीथड़ों में काट डाला। उन नाइट के जिस्म के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। ये खौफनाक मंजर देखकर एक फीमेल नाइट आगे आई और बाकी नाइट की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगी। उसने ओवर कॉन्फिडेंस में चिल्लाकर कहा, ये घबराने की जरूरत नहीं है, स्कल यहाँ अकेला है। पर उसकी नजर जैसे ही स्कल पर पड़ी, पलक झपकते ही स्कल टेलीपोर्ट होकर उसके ठीक पीछे खड़ा था। स्कल ने अपनी नंगी हाथों से उस औरत का सर धड़ से अलग कर दिया और उसके कटे हुए सर को अपनी तलवार की नोक पर फंसा लिया। स्कल ने उसके कटे हुए सर का मजाक उड़ाते हुए कहा, तेरे पास तो देखने के लिए आंखें ही नहीं है जो तूने कहा कि मैं अकेला हूँ। अगले ही पल स्कल ने अपनी पूरी अनडेड आर्मी को समन कर लिया। ऊपर से हैरियर और मूरा भी ये देखकर पूरी तरह से इम्प्रेस हो गए। हवा में तैरते हुए उन स्पेक्ट्रल क्रिएचर ने आगे बढ़कर उन सो कॉल्ड नाइट को चीरफाड़ करना शुरू कर दिया। इधर स्कल तेजी से अपने घोड़े पर बैठा। उसने अपनी तलवार को फंसाकर पकड़ा और बचे हुए दुश्मनों को पतली स्ट्रिप्स में काटना शुरू कर दिया। अपनी डिसाइपल का बदला लेने के लिए स्कल इतना रूथलेस हो चुका था कि उसने दुश्मनों के हमले से बचने के लिए अपनी एक अनडेड सबऑर्डिनेट को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज किया। इस दिन के बाद इस भयानक मैसेकर के चलते लोग उसे द गोस्ट ऑफ द ब्लू टावर विलेज बुलाने लगे। जब नीचे लड़ाई लगभग खत्म होने आई तो मूरा और हैरियर ने भी नीचे आने का फैसला किया। स्कल एक पल के लिए रुका और उस खून से सनी हुई जमीन को देखने लगा। उसे लगा कि मैच अब उसके फेवर में है क्योंकि उसके 20 आर्मी दुश्मनों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन तभी एक निडर नाइट वहां आया और उसने स्कल पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया। स्कल ने तेजी से डॉज किया और अपने घोड़े को सैक्रिफाइस करते हुए हवा में उछाला और उस नाइट के सर पर एक जोरदार किक झाड़ दी। पर तभी स्कल की नजरें उस नाइट के गले में लटके हुए एक गोल्ड नेकलेस पर पड़ी। वो नेकलेस देखते ही स्कल को अपना एक पुराना इनकाउंटर याद आ गया। पास्ट में एक आदमी ने गलती से स्कल पर हमला कर दिया था। जब वो उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपना सर खुजाते हुए स्कल से माफी मांगी थी और उसको माफी के तौर पर वही हैंडमेड गोल्ड नेकलेस दिया था। स्कल ने उसे नेकलेस को एक गुड लक चार्म समझकर खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। उस आदमी ने बताया था कि ये नेकलेस उसकी बेटी ने बनाया था जिससे 2 साल पहले इंपीरियल सोल्जर ने मार दिया। उस आदमी ने स्कल को समझाया था कि बदले की आग में इतना मत डूब जाना कि तुम खुद एक राक्षस बन जाओ। उसने कहा था कि इस दुनिया में हर किसी का कोई ना इंतजार कर रहा होता है। प्रेजेंट टाइम में आकर स्कल को अचानक पूरी सच्चाई समझ आ गई। जो शख्स उसके सामने खड़ी थी और जिसने उस पर अटैक किया था वो एक्चुअली उस आदमी की बेटी थी। इससे पहले कि स्कल अपने गुस्सा शांत करके उसे माफ कर पाता, एक भयानक हादसा हो गया। स्कल की अपनी अनडेड आर्मी की एक मॉन्स्टर ने पीछे आकर उस लड़की के पीछे अपना भाला घोंप दिया। भाला लगते हुए
उसकी बॉडी बुरी तरह अकड़ गई। गिरते गिरते वो लड़की रोने लगी और आसमान की तरह देखकर अपने मरे हुए बाप से माफी मांगने लगी। उसने रोते हुए कहा कि वो पिछले 2 साल से उनसे दूर थी और अब कभी लौट कर नहीं आ पाएंगी। पर ये कहते कहते वो ठंडी जमीन पर गिरकर मर गई। कल पूरी तरह खामोश हो गया। उसने गुस्सा आसमान छू गया और उसने तुरंत अपने अनडेड सबऑर्डिनेट को जान से मार दिया, जिसने बिना उसके ऑर्डर के उस लड़की पर हमला किया था। तभी वहां मुरा और हैरियर पहुंच गए। मुरा ने स्कल को आराम और बचे हुए काम को उन दोनों ने संभाल लिया। कुछ ही घंटों में उन्होंने सारे लाशों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें आग लगा दी। हैरियर थोड़ा कंफ्यूज था। उसे लगा कि स्कल इन लाशों को यूज करके अपनी अनडेड आर्मी बड़ा बनाएगा, पर उन्होंने जला दिया। कल उन उठती हुई लपटों के सामने बिल्कुल शांत खड़ा था और आग से अपनी नजर नहीं हटा रहा था। उसका ये अकेलापन देखकर हैरियर उसके लिए बुरा लगने लगा, लेकिन उस वक्त स्कल का दिमाग के अंदर एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। उसके दिमाग में एक शैतान की आवाज गूंज रही थी जो उसे ताना मार रही थी। वो आवाजें स्कल को क्रिटिसाइज कर रही थी कि उसने दोबारा इंसानों आगे अपना इमोशन क्यों दिखाया। वो डीमन उसके दिमाग में लगातार नेगेटिव बात बता रही थी, लेकिन स्कल इतनी आसानी से टूटने वालों में से नहीं था। उसने अपने अंदर के डीमन को एक बहुत ही बैडएस और ठंडा जवाब दिया, अगर तुम मरे हुए हो तो चुपचाप नरक में पड़े रहो। यहाँ इस इमोशनल और स्कल के दिमाग के अंदर बैठा वो शैतान जोर जोर से हंसने लगा। वो स्कल के इमोशन का मजाक उड़ाता है और उसे ताना मारता हुआ कितना सेंटिमेंटल हो गया है। डीमन कहता है कि एक अनडेड होने के बावजूद स्कल अभी भी इंसानों के लिए फीलिंग्स रखता है। उस कर्स शॉट के अंदर वापस चिपटते हुए वो डीमन स्कल को चैलेंज करता है, अपनी किस्मत से भाग कर दिखा। ठीक उस वक्त दूसरी तरफ एक भयानक मंजूर स्कल की पूरी कैपिटल आग के लपटों में जल रही थी और इस तबाही के बीच खड़ी थी फ्रे, जो जलते हुए इंसानों की महक को बड़े मजे से एंजॉय कर रही थी। उसका एक सोल्जर पूछता है कि वो प्रिंसेस के कटे हुए सर के साथ फुटबॉल खेलने लगी, पर फ्रे बोर होकर मना कर देती है। उसे लगता है कि ये किंगडम बहुत ताकतवर होगा, पर ये तो उसके सामने पत्तों की तरह ढेर हो गया। उसने एक ऐसे अपोनेंट की तलाश थी जो सच में उससे ताकतवर हो। तभी एम्पायर का एक मैसेंजर वहां आता है और नया ऑर्डर देता है। उसे डेड आर्मी का कमांडर को खत्म करना है। ये सुनते ही फ्रे के चेहरे पर एक पागलों वाली खुशी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। आखिरकार उसे एक और मैडमैन मिल गया था जिसे वो अपनी ताकत आजमा सकती है। उसने तुरंत अपनी खौफनाक और ब्लड थर्स्टी आर्मी को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। सीन शिफ्ट होता है मूरा, हैरियर और स्कल पर। काफी लंबा सफर तय करने के बाद मूरा अब बोर होने लगी थी। जब से उस नाइट की मौत हुई थी, स्कल ने एक शब्द भी नहीं बोला था। मूरा लगातार स्कल को घूर रही थी और सोच रही थी कि आखिरकार इसका कटा हुआ सर हवा में उड़ता कैसे है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाता है। सफर पर निकलने से पहले थॉर ने मूरा और हैरियर से अकेले में बात की थी। थॉर ने बताया था कि स्कल का कनेक्शन उस ब्लॉन्ड हेयर हीरो से जरूर है, क्योंकि जिस वक्त से हीरो ब्लू टावर विलेज में भाग कर आई थी और मर गई थी, ठीक उस वक्त ये अनडेड आर्मी का अटैक शुरू हुआ था। थॉर ने नोटिस किया था कि स्कल के लड़ने का स्टाइल बिल्कुल उस हीरो जैसा ही था और को यकीन था कि स्कल बुरा इंसान नहीं है, पर अगर वो लोग स्कल के साथ दे तो वो एम्पायर को उखाड़ फेंकने की चाबी बन सकता है। हैरियर इस बात को लेकर थोड़ा झिझक रहा था, पर थॉर ने अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा दिखाया। प्रेजेंट टाइम में हैरियर इसलिए भी टेंशन में था क्योंकि स्कल अचानक अपनी मर्जी से ग्रीन टावर विलेज की तरफ मुड़ गया था, जो यादों से बुरी एक जगह थी। ग्रीन टावर विलेज ये वही जगह थी जहाँ स्कल
स्कल और उसकी डिसाइपल ने बहुत सारी खूबसूरत यादें बनाई थी। एक वक्त था जब ये गांव लोगों की हंसी से गूंजता था। उसकी छोटी डिसाइपल स्कल के सर पर पेपर्स के हार्ट पहना देती थी और बियर पिलाने ले जाती थी और उसके साथ डार्ट खेलती थी। जब स्कल ने डार्ट में लगातार चारों टारगेट हिट किए थे तो पूरा बार हैरान से चिल्ला उठा था। स्कल जो सदियों से इंसानों से दूर था, इस गांव में आकर पहली बार खुश था। ने इस जगह को अपना रिफ्यूज मान लिया था, लेकिन एम्पायर को उस पर्ज ऑफ हीरो के बाद इस गांव के सारे लोग यहाँ से पलायन कर गए थे या मर गए थे। आज ये गांव पूरी तरह वीराना और खाली था। कल उस सुने पड़े गांव में अपने पुरानी सीट पर चुपचाप बैठा हुआ था। अचानक स्कल के टेबल पर एक बियर का ग्लास रखा जाता है। स्कल हैरान होकर ऊपर देखता है और ये वही वेट्रेस थी जो पहले यहाँ काम करती थी। वेट्रेस स्कल का असली रूप देखकर डरती नहीं है क्योंकि वो उससे जानती थी। वेट्रेस उसे बताती है कि ये वही स्पेशल बियर की बोतल है जो उसकी डिसाइपल ने अपने पीछे छोड़ी थी। वो उस लड़की ने कहा था कि जब वो दोनों एक दिन अपने सफर पर निकलेंगे तब वो इस बियर को एक साथ पिएंगे ताकि उनका सफर सेफ रहे। वेट्रेस स्कल की आंखों में देखकर कहती है, जो तबाही कल अभी मचा रहा है शायद उस एम्परर के कुछ लोग बच जाए, पर क्या तुम्हारी डिसाइपल ये चाहती थी? स्कल एक पल के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। तभी वेट्रेस टेबल पर एक बुक जोर कर पटकती है। वो कहती है कि वो बच्ची एक ब्राइटर इमेज देखना चाहती थी। उस बुक को देखकर स्कल को अपनी डिसाइपल की याद आ जाती है। ये वही फेरी टेल की बुक थी जिसमें रूबी एक्सप्लोरर की कहानी थी जो बुराई हराने के एडवेंचर पर निकलता है। उस डिसाइपल ने हमेशा एक ऐसा ही अच्छी एडवेंचर का सपना देखा था। स्कल ने उस बियर का गिलास उठाया और सोचना शुरू किया। बेशक वो उस लड़की का टीचर था, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि असल में से ज्यादा सीखने वाला तो स्कल खुद था और उसे सिखाने वाली वो लड़की थी। अपना मकसद समझने के बाद स्कल उठता है और गांव से बाहर निकल जाता है। वेट्रेस पीछे खड़ी मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि स्कल को उसका आखिरकार अपने सही दिशा मिल गया है। अब स्कल वही सपना पूरा करेगा जो वो उसकी डिसाइपल ने देखा था, एक असली हीरोइक एडवेंचर। टैवरन से बाहर आते ही मूरा हमेशा की तरह स्कल को छेड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। स्कल चुपचाप रहने के बजाय मूरा को पलटकर एक करारा जवाब देता है। ये सुनकर मूरा पूरी तरह शॉक रह जाती है। हैरियर भी तुरंत नोटिस कर लेता है कि स्कल के अंदर बदल चुका है। उसकी वाइब बिल्कुल अलग है। थॉर की बातें बिल्कुल सच निकली। स्कल का सदमा अब खत्म हो चुका था और अब एक नया क्लियर जर्नी शुरू होने वाली थी। यहाँ सीन शुरुआत होती है। यहाँ हमें इस दुनिया के एक्सप्लोरर रैंक सिस्टम के बारे में पता चलता है। बताया जाता है एक्सप्लोरर की टोटल 10 टियर होती है, अर्थ से लेकर डायमंड तक। सेफ्टी के लिए किसी भी एक्सप्लोरर को अपनी लेवल से ऊपर का टास्क नहीं लेने की परमिशन होती। हाई लेवल एक्सप्लोरर को हायर करने आम इंसानों की बस की बात नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। आम लोग कभी भी लेवल 7 से आगे नहीं बढ़ पाते। जो लोग लेवल 8 से ऊपर जाते हैं उन्हें सुपर ह्यूमन कहा जाता है। सुपर ह्यूमन अकेले अनजान रास्तों पर निकल जाते हैं, अकेले ही मॉन्स्टर की पूरी वेव को रोक सकते हैं या फिर मॉन्स्टर के जनरल बनकर पूरी आर्मी को कमांड कर सकते हैं और एम्पायर के जनरल बनकर पूरी आर्मी को कमांड करते हैं। अगले ही सीन में एक जोरदार लड़ाई चल रही होती। हैरियर की एक झटके में एक गॉब्लिन का सर धड़ से अलग कर देता है और कैजुअली अपनी तलवार पर खून को देखता है। दूसरी तरफ एक जायंट एक आंख वाला मॉन्स्टर खड़ा था, पर तभी पीछे से मूरा आती है और एक क्लीन शार्प स्ट्राइक से उसे ढेर कर देती है। ये दोनों उस दुनिया के हिसाब से मिड लेवल एडवेंचर है। हैरियर मुड़कर स्कल की तरफ देखता है। स्कल अकेले ही वहां दर्जनों हाई रैंक मॉन्स्टर के बीचों बीच से काट रहा था।
हैरियर खड़ा थोड़ा चिढ़ जाता है क्योंकि वो इतनी मेहनत से रैंक सिस्टम एक्सप्लेन कर रहा था और स्कल ने उस पे ध्यान नहीं दिया। स्कल उनके पास आकर क्यूरियस होकर उनके रैंक पूछता है। जब दोनों बताते हैं कि वो रैंक 5 है तो स्कल कहता है कि उसके जमाने में ये रैंक सिस्टम थोड़ा अलग हुआ करता था। फिर स्कल बोलता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। स्कल बताता है कि अपने टाइम पर वो एक लेवल 7 की बहुत फेमस फीमेल वॉरियर हुआ करती थी। ये सुनते ही हैरियर अपने दिमाग को घोड़े दौड़ाने लगता है, लेकिन मूरा जोर जोर से हंसने लगती है। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना माचो हरकतें करने वाला कंकाल जो पूरी अनडेड आर्मी को कंट्रोल करता है, असल में अपने पिछले जन्म में एक लड़की थी। इस हंसी मजाक के बीच अचानक स्कल की तलवार ग्लो करने लगती है। उनके पीछे अचानक से बहुत सारे जाइंट हाई रैंकिंग मॉन्स्टर के साए आ जाते हैं जो स्कल ने खुद समन किए थे। हैरियर बुरी तरह डर जाता है और भागकर स्कल की टांगों से चिपक जाता है। हैरियर को शांत करने के लिए स्कल अपनी समनिंग रोकनी पड़ती है। अपनी प्यारी डिसाइपल को मरने के बाद आज पहली बार स्कल खुलकर हंस रहा था। उसे इन दोनों के साथ मिलकर लड़ाई करने में वही पुराना अपनापन फील हो रहा था जो उसे अपनी डिसाइपल के साथ बिताए गए वो खुशी के पल और ट्रेनिंग सेशन याद आने लगे। मूरा थोड़ा कंफ्यूज थी। वो स्कल से पूछती है कि आखिर उन्होंने नॉर्दर्न माउंटेन रेंज क्यों जाना है। स्कल तब अपने असली मास्टर प्लान बताता है। वो बताता है कि शुरू में उसका प्लान अनडेड आर्मी को लेकर एम्पायर पर सीधा हमला करने का था। एम्परर का सिर काटकर उसे फुटबॉल खेलना चाहता था, पर उसकी डिसाइपल ने उसे ऐसा करने से रोक दिया है। लेकिन डॉन ड्रू ने जो पिछली लड़ाई में बैरियर यूज किया था वो कोई आम मैजिक नहीं था। वो पुराना महान हीरो के मेजेस ने बनाया था ताकि अनडेड रोका जा सके। उस बैरियर के वजह से अब स्कल की अनडेड आर्मी एम्परर के आगे किसी काम की नहीं रही। एम्परर को खुद उखाड़ फेंकने के लिए अब स्कल को एक ह्यूमन आर्मी चाहिए थी। इसीलिए स्कल ने डिसाइड किया था कि वो नॉर्दर्न ट्राइब के पास जाएगा और उन्हें अपना अलाय बनाएगा। ये सुनकर हैरियर को चेहरा डर के मारे हरा पड़ गया। उन लोगों के पागलपन लग रहा था, खासकर हैरियर को, क्योंकि वो खुद ही उस नॉर्दर्न ट्राइब के ग्रेट हंट से डर कर भागा हुआ एक फ्यूजिटिव था। टेंशन बढ़ते बढ़ते देखकर स्कल टॉपिक चेंज करता है और उन्हें टीज करता है, क्या तुम दोनों वही जो ग्रेट हंट हार कर भाग गए थे? वरना तुम्हारी उम्र के नॉर्दर्नर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके बाद स्कल कहता है कि वो उन्हें अपनी थोड़ी स्किल्स दिखाएगा और उन्हें ट्रेन कराएगा। हैरियर समझ गया था कि अब उनकी बुरी तरह बैंड बजने वाली है। उसने मुड़कर मूरा से कहा कि आगे जाकर स्कल को रोको, पर जब उसने पीछे देखा तो मूरा पीछे पहले ही अपनी जान बचाकर भाग चुकी थी। स्कल ने हंसते हुए 10 सेकंड का काउंटडाउन शुरू कर दिया। जैसे ही टाइम खत्म हुआ, स्कल ने अपने सबसे हाई टियर और खतरनाक अंडर मॉन्स्टर उन दोनों के पीछे छोड़ दिया। हैरियर भले ही डर के मारे भाग रहा था, पर स्कल उन दोनों को भगाते हुए देखकर स्माइल कर रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है और उसे एक नया मकसद मिल गया है। स्कल वही खड़ा होकर आसमान के तरफ देखता है और वो एक नया वादा करता है कि इस बार वो इन दोनों नौ सिखियों को हिस्ट्री का सबसे पावरफुल वेपन्स में तब्दील कर देगा। वो मुस्कुराते हुए आसमान से कहता है, ऊपर से मुझे देखती रहना और अपने अकेलेपन को खुद पर हावी मत होने देना। और ठीक उस वक्त कहीं दूर पहाड़ों से फ्रे इस पूरी अनडेड चेस के नजारे को देख रही थी और इस पागलपन को पूरी तरह एंजॉय कर रही थी। सीन की शुरुआत उस भयानक चेस से होती है जहां हाई टियर मॉन्स्टर हैरियर के पीछे पड़ा था। हैरियर डर के मारे पेल पड़ गया था और स्कल से अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहा था। तभी एक जोरदार धमाका होता है। हैरियर अपनी जान बचाकर भाग ही रहा था कि उसने देखा एक औरत तेजी से उनके तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक पागलों
वाली खुशी और एक्साइटमेंट थी। वो जोर जोर से हंसते हुए आगे कूदी और स्कल के कंट्रोल किए हुए अनडेड मॉन्स्टर को काटने लगी। फ्रे इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि आखिरकार उसे कोई ऐसा मिला उसके लेवल का ताकतवर हो। स्कल खुद कंफ्यूज हो गया था कि आखिर चल क्या रहा है, पर तभी उसे उन दोनों की तलवारें एक भयानक आवाज के साथ आपस में टकराई। स्कल को बिल्कुल शांत देखकर फ्रे ने एक स्पिनिंग टेक्निक यूज की और स्कल को जमीन पर पटक दिया। दूसरी तरफ मुरा को वहां एक गार्ड ने घेर लिया था। स्कल तुरंत जमीन से उठा और उसने अब सामने खड़ी उस पागल औरत की आइडेंटिटी पूछी। फ्रे ने बड़े तमीज से बाव करके खुद को इंट्रोड्यूस किया। मैं एम्परर की 4 महान नाइट में से एक हूँ। मेरा नाम फ्रे वॉर है। ये नाम सुनते ही स्कल को याद आया कि डॉन र्यू ने एम्परर की एक इन फोर्टनाइट के आने के बारे में वार्निंग दी, लेकिन इस पोलाइट इंट्रोडक्शन के ठीक 1 सेकंड बाद ही फ्रे ने सीधा स्कल पर जानलेवा हमला कर दिया। दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। फ्रे इस लड़ाई को पूरी तरह एंजॉय कर रही थी। उसने स्कल को पैरों पर हॉरिजॉन्टल स्लैश किया, पर स्कल हवा में कूद गया। स्कल ने उसके पैरों पर हुक किक मारने की कोशिश की, पर फ्रे तेजी से स्पिन करके बच निकली और स्कल पर ऊपर से वर्टिकल स्ट्राइक किया। फ्रे के हमले से बचने के बाद स्कल ने उस पर लगातार मुक्के बरसाए, पर फ्रे ने सब डॉज कर लिए और एक जोरदार किक मारकर स्कल को हवा में उड़ा दिया। स्कल ने समझ लिया था कि यह औरत मेंटली अनस्टेबल है। स्कल ने दिमाग लगाया और एक पत्थर का टुकड़ा तेजी से किक करके सीधा फ्रे के आंख में मार दिया। फ्रे थोड़ी देर के लिए अंधी हो गई। कोई आम इंसान होता तो दर्द से तड़पता, पर फ्रे अलग ही साइको निकली। वो अंधाधुंध पंचेस मारने लगी और उसे जितना दर्द हो रहा था वो उतनी ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी। फ्रे ने एक ऐसी जोरदार स्लैश मारी कि स्कल उड़ता हुआ पीछे एक पत्थर से जा टकरा गया। पर अब फ्रे के चेहरे पर थोड़ी बोरियत आ गई थी। उसे लगा था कि स्कल एक तगड़ी फाइट देगा, पर वो डिसअपॉइंटेड थी। उसने सोचा कि शायद स्कल के ये 2 चेले उसके रास्ते की रुकावट बन रहे हैं, इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो स्कल के सामने उसकी डिसाइबल को मार देंगी। स्कल को मनाना पड़ा कि फ्रे सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर उसने एक वीक पॉइंट नोटिस कर लिया था। फ्रे की आई साइट एक्चुअली में बहुत कमजोर थी। स्कल ने तुरंत अपनी अनडेड आर्मी को यूज करके उसकी बची कुची विजन को ब्लॉक किया और वहां एक बहुत ही घना और तीखा चिली स्मोक फैला दिया ताकि दुश्मन डिस्ट्रैक्ट हो जाए। साथ ही उसने वहां से भगने के लिए एक जायंट अनडेड स्नेक समन किया। उस मिर्ची के धुंध के वजह से चारा हारियर बुरी तरह खांसने लगा और उसकी आंखों से पानी बहने लगा। मूरा ने सीरियसली प्लान बनाने शुरू किया कि इस फ्रे को कैसे हराना है, पर स्कल ने चिल अंदाज में कहा भागना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो लोग बाउंड्री क्रॉस कर चुके थे, इसलिए वहां से निकलना ही उनके लिए सही था। लेकिन स्कल ने एक एक्सपेक्ट नहीं की थी। फ्रे और उसके गार्ड उस अनडेड स्नेक के पेट पर चढ़ गए और उनका पीछा करने लगे। फ्रे ने जंप लगाई और स्कल को घेर लिया। मजबूरन स्कल को अपनी तलवार निकालनी पड़ी। दोनों के बीच हवा को चीरने वाले 2 स्ट्राइक हुए। एडवांटेज फ्रे के पास था और उसकी ओवरवेलम ताकत की वजह से उस अनडेड स्नेक का सर काट कर अलग हो गया। लड़ाई के बाद चारों तरफ धूल और धुंध था। फ्रे राख के बीच रेंगते हुए बाहर आई और जोर जोर से हंसने लगी। उसने स्कल के साथ खेलने में बहुत मजा आया था। तभी स्कल ने हल्के से अपनी नाक पोंछी और फ्रे को डांटते हुए कहा, कुत्ती तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्यूट आउटफिट को गंदा करने की। जब स्कल ने खुद को लेडी कहा तो फ्रे अपनी हंसी रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। दोनों एक दूसरे पर ताने मारने लगे। अचानक फ्रे थोड़ी बोर हो गई। उसने स्कल को ऑर्डर दिया कि वो अपनी अनडाइंग लीजन को समन करे ताकि वो उसे देख सके। वो स्कल के पास आने लगी ताकि वो उसके चेलों को मार कर स्कल का गुस्सा दिला सके। स्कल ने उसे वार्निंग दी कि उस जैसे ब्रैड को उसके इतने करीब आना नहीं चाहिए। ये सुनकर फ्रे और जोर से हंसने लगी और उसने स्कल को कुचलने का मन बना लिया, पर इससे पहले फ्रे कुछ कर पाती, बैम! जंगल
के पेड़ों के बीच से एक अचानक बहुत सारे तीर आए और सीधा फ्रे के लेफ्ट शोल्डर में जा धस गए। पेड़ों के पीछे बहुत सारे लोग छुपे हुए थे, वो स्कल को सपोर्ट कर रहे थे। स्कल ने एक बहुत ही इविल और स्मग स्माइल के साथ फ्रे को ताना मारा, अपना सर झुकाओ और नॉर्दर्न पीपल की मदर माउंटेन को सलाम करो। ये सुनते ही फ्रे जोर से हंसी। उसने बिना दर्द के परवाह किए अपने कंधे में घुसे तीर को तोड़ दिया। अब उसे समझ में आया कि स्कल आखिर उन्हें नॉर्दर्न माउंटेन रेंज की तरह क्यों लाया था। ये लड़ाई एक धोखा थी, ये पूरा एक ट्रैप था। फ्रे ने स्कल से कहा कि वो अपनी इन बाकी साथियों को वहां से भेज दे ताकि अगली बार वो दोनों अकेले लड़ाई कर सके। उसने वादा किया कि वो दोबारा मिलेंगी एक और भी ज्यादा एक्साइटिंग बैटल के लिए, और वहां से हाथ हिलाते हुए चली गई। स्कल को बस हेल्पलेस होकर उससे देखता रह गया कि ये औरत सच में किस मिट्टी की बनी है। फ्रे के जाने के बाद हैरियर और मूरा भागकर स्कल के पास आए, उसे उठाया और ढेर सारे सवाल पे सवाल पूछने लगे। स्कल ने उन नॉर्दर्न लोगों की तरफ इशारा किया और इंट्रोड्यूस करवाने ही वाला था, तभी उन लोगों ने अपनी तीर सीधा स्कल की तरफ तांग दिया। स्कल कंफ्यूज हो गया कि जिन्होंने उसकी मदद की वो उस पर निशाना क्यों साध रहे हैं। पता चला कि उन नॉर्दर्न लोगों ने अपनी जिंदगी में पहली बार एक बोलने वाला कंकाल देखा था। वो लोग डर नहीं रहे थे, बल्कि वो स्कल को अपने घर ले जाकर स्केलेटन वाइन बनाना चाहते थे। स्कल को तुरंत याद आया कि ये नॉर्दर्न ट्राइब वाले हमेशा से ही बास्टर्ड थे। इन लोगों पर उसने भरोसा किया था, वही उसके शराब बनाना चाहते हैं। स्कल ने देखा कि अब भागना ही उनका आखिरी बेस्ट ऑप्शन है। वो तीनों वहां से भागने लगे और वो नॉर्दर्न लोग उन्हें इलीगल इंट्रूडर समझकर उन्हें पीछा करने लगे। भगते भगते स्कल ने दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर वो इन कबीले वालों को अपना नाम बता दे तो शायद उन्हें छोड़ दे और उसकी मुलाकात ट्राइब के लीडर से हो जाए। पर प्रॉब्लम यही थी कि वो तीनों भगोड़े थे और हैरियर का तो इस नॉर्दर्न ट्राइब के साथ कोई गहरा पर्सनल पंगा था। खैर, स्कल रुकता है और अपना नाम बताता है। स्कल की आइडेंटिटी सुनते ही वो नॉर्दर्न पीपल वाले थोड़ी हिचकिचाते हैं और उनका पीछा करना छोड़ देते हैं। एक पल के लिए लगता है कि सब कुछ स्मूथली सॉर्ट हो जाएगा, पर अगले ही पल वो लोग इन तीनों को पकड़कर एक जेल सेल में डाल देते हैं। जेल के अंदर हैरियर स्कल की डिप्लोमेटिक स्किल्स का मजाक उड़ाता है, जिसके लिए स्कल तुरंत उसके सर पर एक जोरदार टपली मारता है। तभी मूरा कॉशियस होकर हैरियर की असली आइडेंटिटी के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि हैरियर यहाँ पहले आ चुका है। पर हैरियर एकदम सीरियस हो जाता है और कहता है कि ये सब डिस्कस का वक्त नहीं है। जैसे जैसे हैरियर इस विलेज और अपने घर के बारे में सोचता है, उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी दरवाजे पर नॉक है, उन्हें बताया जाता है कि उनका लीडर उनसे मिलना चाहता है। तीनों को भारी जंजीरों में बांधकर लाया जाता है। स्कल आसपास देखता है और रियलाइज करता है यहाँ सालों से कुछ भी नहीं बदला। लीडर से थोड़ी देर बात करने के बाद भी लीडर स्कल की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। उसे लगता है स्कल उसे झूठ बोल रहा है। लीडर मूरा और हैरियर की तरफ देखा है ताकि वो स्कल को पहचान कर सच बात बता सके, पर हैरियर और मूरा तुरंत गद्दारी कर देते हैं और ऐसे अनजान बन जाते हैं जैसे उन्होंने स्कल को कभी देखा ही ना हो। स्कल की वो वाकई में नॉर्दर्न विलेज के का ही एक मेंबर है, पर विलेज उसे बहुत कोल्ड और थ्रेटन लुक देता है क्योंकि वो इन लूजर के साथ आया था। स्कल लीडर बताता है कि मूरा और हैरियर इस गांव से निकाले गए लोग हैं। अपनी शिष्यों को इस बेइज्जती सुनकर स्कल का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में ही अपने ही जंजीरें झटके से तोड़ देता है और सोचता है कि ये लोग आज भी लोगों को कबीले से निकालने का पुराने तौर तरीके को मानते हैं। स्कल को जंजीरों से तोड़ते हुए देख लीडर गुस्से में आंख बगुला हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि अगर स्कल को कुछ नहीं पता तो उसे अपने मुंह बंद रखना चाहिए। लीडर अपने सीट से उठा है, अपने दो भारी एक्स
लेता है और तेजी से आगे बढ़ता है। वो फाइटिंग स्टैंस लेकर स्कल पर एक बहुत जोरदार स्लैश मारता है, लेकिन स्कल बिना देर करे सिर्फ एक हाथ से उस भयानक स्ट्राइक को साइड में डिफ्लेक्ट कर देता है और उसे झटके से हैरियर और मूरा की जंजीरों भी तोड़ देता है। स्कल उन्हें पीछे हटने का कहता है। अगले ही पल उस जाइंट लीडर का सामना करने लगता है। दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। लीडर लगातार बिजली की तेजी से हमला कर रहा था, पर स्कल सिर्फ उन्हें डॉज कर रहा था और अपनी तरफ से कोई अटैक नहीं कर रहा था। उनकी लड़ाई देखकर मूरा पूरी तरह दंग रह जाती है। लीडर की स्किल कमाल थी, पर स्कल उसे कहीं ज्यादा स्किल था। स्कल बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने नंगे हाथों से उस लीडर का हर एक स्ट्राइक को स्मूथली डिफ्लेक्ट कर रहा था। लड़ाई इतनी इंटेंस हो गई कि उनका फोर्स से आसपास के लोगों पर भी असर पड़ने लगा। स्कल ने अचानक एक ऐसा काउंटर स्ट्राइक की जिसे लीडर का कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह सुन कर दिया। इस बेइज्जती से लीडर पागल हो गया और अंधाधुंध हमले करने लगा। ये मौका देखकर स्कल ने एम्बुश अटैक किया और लीडर के शिंग पर एक ऐसी किक मारी कि वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरा, पर लीडर इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। गुस्से में उसने तुरंत टेलीपोर्ट किया और स्कल के राइट चीक पर एक जोरदार पंच मारा कि स्कल सीधा उड़ता हुआ दीवार में जा घुसा। लीडर घमंड से कहता है कि स्कल जैसे मरे हुए लोगों को पूरी तरह मिट्टी में मिल जाना चाहिए, ना किसी ऐसे आधी जिंदा हालत में घूमना चाहिए। लेकिन उसकी खुशी एक सेकंड भी नहीं टिक। लीडर की बॉडी में अचानक एक जोरदार बिजली दौड़ जाती है। वो पीछे लड़खड़ाता है और उसकी बॉडी पूरी तरह पैरालाइज हो जाती है। वो अब स्कल ध्यान से बाहर आता है और एक बहुत ही बैडएस रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन बोलता है, मुर्दे को तो राख बन जानी चाहिए और जिंदा को उन्हें याद रख कर आगे बढ़ जाना चाहिए। ये लाइन मैंने कई बार सुनी है, तो फिर बता, तू जो जिंदा है वो एक मुर्दा के आगे घुटने के बल क्यों बैठा है, जब एक मुर्दा तेरे सामने सीना खड़ा है। स्कल को गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसने अपनी तलवार निकाली और सीधा लीडर के गले पर रख दी। लीडर डर के मारे पूरी तरह पीला पड़ गया। उसने हार मान ली और चुपचाप बैठकर नेगोशिएट करने पर मजबूर हो गया। स्कल तलवार वापस मयान में डालता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो सभी नॉर्दर्न विलेज के लीडर को इकट्ठा करे ताकि वो मिलकर एम्परर पर हमला कर सके। ये इम्पॉसिबल सी डिमांड सुनकर लीडर को हंसी आ जाती है, पर वो उसकी बात मान लेता है। वो कहता है कि जल्द ही एक मीटिंग होगी और स्कल को वहां जरूर ले जाएंगे। हालांकि वो अभी भी स्कल पर भरोसा नहीं करता। जाते जाते लीडर स्कल को एक जगह वेट करने को कहता है। वो कहता है, तुम लोग अब तक हैरियर मेंशन में रुको। ये सुनकर स्कल का चेहरा पूरी तरह ब्लैंक और बेवकूफ जैसा हो जाता है। लीडर को जब समझ आता है कि स्कल सच में कुछ नहीं जानता, तो वो एक ठंडी सांस लेता है। उसे लगता है कि यहाँ तो स्कल का नॉलेज बहुत लिमिटेड है, या फिर स्कल हैरियर ने उसे अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। पर लीडर आखिरकार हैरियर की असली आइडेंटिटी का बड़ा राज खोलता है। हैरियर का असली नाम हॉकर है। वो उनकी पड़ोसी ट्राइब से बिलोंग करता है और वो कोई नहीं बल्कि व्हाइट लायन ट्राइब का अगला लीडर है। जो लड़का अब तक उन्हें उनके साथ एक आम आवारा बनकर घूम रहा था, वो असल में एक प्रिंस निकला। सीन शिफ्ट होता है रेड शिप ट्राइब के टेरिटरी में, जहाँ हैरियर की हवेली थी। जैसे ही वो लोग हवेली में एंटर करते हैं, स्कल की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। जो हैरियर हमेशा बेवकूफों जैसा हरकतें करता था, वो अचानक से एकदम रिफाइंड और रॉयल बिहेव करने लगता है। असल में हैरियर इस हवेली से इतना नफरत करता है कि वो अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए एकदम अलग अलग और सीरियस बनने का नाटक कर रहा था। उसकी ये अजीब एक्टिंग देखकर स्कल और मूरा वहां जोर जोर से हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात से हवेली के बटलर बेसिन से होती है। बेसिन सबको ग्रीट करता है, पर जब सब उनकी नजर मूरा पर पड़ती है तो एक और ट्विस्ट बाहर आता है। पता चलता है कि मूरा और उसकी पिता कभी इस हवेली के गार्डनर और
हैरियर के सर्वेंट हुआ करते थे। हैरियर अपने कबीले का एकलौता हेयर था। उस वक्त उसे कुछ वक्त के लिए रेड शिप ट्राइब में भेजा गया था ताकि वो वहां रहकर सीख सके कि एक सच्चा वॉरियर और फ्यूचर चिफ्टन कैसे बनते हैं। लेकिन 4 साल पहले ग्रेट हंट में बार बार फेल होने के बाद हैरियर प्रेशर झेल नहीं पाया और गांव छोड़कर भाग गया। उसके पीछे पीछे मूरा भी चली गई, बल्कि सारा सर्वेंट ने भी शौक में हवेली छोड़ दी। सिर्फ एक बासिन वहां का रहा। जब स्कल उसे पूछता है कि वो अकेले यहाँ क्यों रुका, बासिन की एक बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ, मैं यहाँ हैरियर के लिए हूँ, क्योंकि एक घर को घर कहलाने के लिए उसके साफ रहना जरूरी है। कबीले और बेसिन दोनों आज भी हैरियर को वापस लौटने के इंतजार में रहे थे। थोड़ी देर बाद मूरा और स्कल बाहर गार्डन में जाते हैं, जहाँ मूरा फूलों देखभाल कर रही थी। वहाँ मूरा अपने और हैरियर की स्टोरी बतानी शुरू करती है। वो दोनों शुरू से दोस्त ही नहीं थे। असल में मूरा और उसकी पिता रिफ्यूज थे, जो अपनी जान बचाकर यहाँ आए थे। व्हाइट लाइन क्लाइन के चिफ्टन रस ने उन्हें अपनी यहाँ काम पर रख लिया था ताकि वो जिंदा रह सके। रस ने ही अपने बेटे हैरियर को ऑर्डर दिया कि वो मूरा को व्हाइट लाइन की टेरिटरी घुमाए। शुरू में हैरियर बहुत डर सहमा और टिमिड रहता था, पर मूरा एकदम बिंदास लड़की थी। वो ऐसे गंदे और क्रूर जोक्स मारती थी कि आसपास वाले डर जाते थे। यकीन से इस लड़की को प्रिंस के सामने ऐसी हरकतें करने की सजा ना मिल जाए। पर मूरा को इस सब रॉयल स्टेटस का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने हैरियर को समझाया कि अब तुम किसी के साथ खेल रहे थे हो तो तुम्हारा स्टेटस मान्य नहीं रखता। उसने हैरियर को बेवकूफ बोलकर उसका मजाक उड़ाया। मूरा उसे सीधा कॉमनर के इलाके में ले गई। वहाँ उसने वाइल्ड बोर्ड को छेड़ना शुरू कर दिया, जिसे देखकर गांव के बच्चे हैरानी से उन्हें घूरने लगे। मूरा ने तुरंत उन बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए बुलाया और हैरियर को उसे इंट्रोड्यूस करवाया। उसने हैरियर को एडवाइस दी कि इतने स्ट्रिक्ट मत रहो, थोड़ा चिल करो और दोस्तों के साथ खेलो। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। हैरियर ने रियलाइज किया कि मूरा ने आज तक उसकी कभी झूठी तारीफ नहीं की, ना ही कभी उसने कोई फायदा उठाने की कोशिश की। मूरा ने उसे कभी चीफ का बेटा नहीं समझा, बल्कि उसे वही समझा जो वो एक्चुअली में था। अपनी लाइफ में पहली बार हैरियर को लगा कि वो एक नॉर्मल इंसान है। सालों बाद हैरियर का टाइम आ गया रेड फोक क्लैन में जाकर स्टडी करने का। जाने से पहले हैरियर डाउट में था और उसने मूरा से पूछा कि क्या वो वाकई में अपने कबीले को बाहर पाएगा। मूरा ने पूरे कॉन्फिडेंस से उसको मोटिव किया कि वो जरूर कर लेगा। लेकिन जब हैरियर रेड फ्लोक विलेज पहुंचा तो वहाँ एक स्ट्रिक्ट रूल और शेड्यूल ने उसकी हालत खराब कर दी। पूरी कबीलियों का एक्सपेक्टेशन उसके कंधों पर थी। फिजिकली ताकत से लेकर दिमागी पढ़ाई तक उसे सब कुछ परफेक्टली करना था। नॉर्थ की हिस्ट्री, मॉन्स्टर के रिकॉर्ड और ऐसे हजारों चीजें उसे रटनी पड़ती थी। हालत ये थी कि पढ़ते पढ़ते उसकी नाक से खून आने लगता और की आंखों से किसी नशेड़ी की तरह बेजान हो जाती थी। उसे दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते थे, पर जब भी वो मूरा के बारे में सोचता था वो अपने दिमाग को शांत करता था और वापस पढ़ाई में लग जाता था। करीब 1 साल बाद मूरा और उसकी पिता गार्डन में काम कर रहे थे। तभी एक अनजान आदमी वहां आया। उस आदमी की बातें सुनते ही मूरा की हाथों से फूल का गमला छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने उसी दिन मूरा को ये शॉकिंग न्यूज मिली थी कि हैरियर को प्रेशर झेल नहीं पाया और भाग गया है। सीन का एंड में एक फेरी टेल के जरिए होता है, एक ऐसी कहानी जहां कुछ दोस्त मिलकर डीमन किंग को हराने निकलते हैं। बचपन में अडल्ट्स ये कहानी बच्चों को सुनाते थे। हैरियर ने कहानी को अपने दिल में बसा लिया था। उसे उस हीरो जैसे जिंदगी जीने का शौक था, पर वो रियलिटी उसे फेरी टेल से बहुत अलग और भयानक निकली, जिसने उस छोटी से प्रिंस को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। सीन की शुरुआत हैरियर के पास से होती है। बच्चों में हैरियर अपनी माँ को देखकर बहुत इंस्पायर होता था कि माँ एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार लेकर सबकी रक्षा करती थी और पूरे कबीले उनके पीछे चलते थे। ये नजारा देखकर छोटे हैरियर दिल में उनके लिए एक बहुत गहरा इज्जत बैठ गई थी। उसने ठान लिया था कि वो भी बड़ा
बड़ा हो उन्हें जैसे मान वॉरियर बनेगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी तलवार की नोक पर रख दी, पर रियलिटी फेरी टेल से बहुत अलग थी। इतने सालों की मेहनत के बाद भी आखिर में वो भी बस एक टूटा हुआ लड़का बनकर रह गया, जिसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी और इस वजह से उसने अपने घर छोड़ दिया। जैसे ही हैरियर भागा, मुरा उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। बैरन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर मुरा ने उसकी एक ना सुनी। उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगी। अपने सामने कंधे पर उठाकर वो उस भयानक बर्फ के तूफान में निकल गई। बाहर ठंड इतनी थी कि खून जम जाए और बर्फ लगातार गहरा होती जा रही थी, पर मुरा के कदमों के निशान एकदम मजबूत थे। उसने ठंड को इग्नोर किया क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शख्स था, हैरियर। उसकी वफादारी किसी भी तूफान से बड़ी थी। सीन शिफ्ट होता है और नॉर्थ कॉन्टिनेंट का एक एडवेंचर विलेज पर एक पुराने बार से आवाजें आ रही थी। वहाँ हैरियर बैठा था जो शराब पी रहा था, अपने दुख बुला रहा था। उसकी हालत बहुत ही पिटीफुल थी, पर जब मुरा ने उसे ढूंढ निकाला तो उसने हैरियर से नफरत नहीं की, बल्कि उसके लिए परेशान थी। मुरा ने कोल्डली पूछा था कि वो भागकर यहाँ क्यों आया। हैरियर ने बहुत ही कैजुअली जवाब दी कि ये सब उस पे सूट नहीं करता और उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, इसीलिए उसका वहाँ रुकने का कोई हक नहीं बनता। ये सुनकर मुरा गुस्से से आग बबूला हो गई। तो उसने आगे बढ़कर हैरियर के कॉलर पकड़ा और जोर से ऊपर खींच लाया। वो उसके चेहरे पर चिल्लाने लगती है, हैरियर को वो सच्चाई दिखा सके जिसे वो इतनी आसानी से छोड़कर भाग गया था। हैरियर ने बस एक ही फीकी सी स्माइल दी। उसकी आंखें बिल्कुल खोखली थी, जिसे देखकर मुरा भी डर गई थी। फिर हैरियर ने अपने मास्टर को वो कड़वे शब्द मुरा को बताए जिसने पूरी तरह तोड़ दिया था। पहली बार एक एक्सपीरियंस होता है, दूसरी बार एक मिस्टेक होती है, तीसरी बार स्टबर्नेस होती है और चौथी बार इंसान को अपने लिमिट समझ लेना चाहिए। हैरियर ने लगातार 4 बार ग्रेट हंट फेल किया था। उसका मास्टर उसके हजारों बार कह चुके थे कि वो एक वॉरियर बनने के लायक नहीं है। हैरियर को लगता था कि उसके पास कोई स्किल नहीं है, बस आंखें थोड़ी तेज है। जब सबकी उम्मीद बोझ उस पे पड़ा और बार बार फेल हुआ तो उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह जीरो हो गया। उसके लिए यहाँ भाग कर आना एक सुकून था, कोई मास्टर नहीं, कोई चुभने वाली नजरें नहीं, एक शराबी बनना उसे वहाँ वापस जाने से बेहतर लगा। ये सब सुनकर मुरा को उस पे बहुत तरस आ गया। उसने समझाया कि हैरियर इतने प्रेशर में था कि हैरियर की इन दिल छू लेने वाली बातें के बाद कहानी के 2 साल आगे जंप करती है। 2 सालों में हैरियर और मुरा के साथ एडवेंचर कर घूमे। हैरियर ने अपने शील्ड उठा लिया था, जो इस बात का सबूत था कि वो आज भी अपने ट्राइब से प्यार करता है। फ्यूचर में बदल सकता है। प्रेजेंट में मुरा हंसती है और सोचती है कि स्कल बिल्कुल पुराने हैरियर जैसा ही है। मुरा स्कल को समझाती है कि हैरियर के पास ताकत और टैलेंट दोनों है, उसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि उसे मास्टर गलत मिला था। ये बात सुनकर तुरंत समझ जाता है और मुरा से पूरी तरह एग्री करता है। मुरा का प्लान था कि स्कल किसी तरह हैरियर को बंद दिल को तोड़ और उसे एक नया बेहतर इंसान बनाए। अगले ही पल स्कल हैरियर को कॉलर पकड़ता है और उसे जमीन पर घसीटते हुए बाहर ले जाता है और मुरा को एक सोलफुल विंक देता है। हैरियर को समझ आ जाता है कि इन दोनों ने पीछे कोई प्लानिंग कर ली है। स्कल हैरियर के सर पर एक टपली मारता है और डिक्लेयर करता है अब वो इस इडियट को फॉर्मली ट्रेन करेगा। हैरियर को ये डरना और कंफ्यूज्ड फेस देखकर मुरा जोर जोर से हंसने लगती है। तभी स्टोरी का टोन अचानक डार्क हो जाता है। सीन एकदम क्लियर ब्लू स्काई पर कट होता है। वहाँ एक आदमी जैसे एक पैर निकाली थी, पर भारी सांसें लेते हुए अपने गांव वापस लौट रहा था। उस गांव का नाम वलहाला। वो गांव में घूम घूम कर सबको नाम पुकारता है और कोई जवाब नहीं देता। वहाँ एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। उसे रियलाइज होता है कि वो अकेले जिंदा बचा है। उसके पूरी गांव की किसी ने बुरी तरह मार डाला है था और ये सब तभी किसी और ने नहीं बल्कि एम्पायर सैवेज वुल्फ ने मचाई थी। सीन वापस नॉर्दर्न ट्राइब के लीडर मीटिंग पर शिफ्ट होती है। हैरियर इस मीटिंग में मौजूद नहीं था क्योंकि वो बाहर स्कल की ब्रूटल ट्रेनिंग झेल रहा था। स्कल के लीडर हैरियर का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये ट्रेनिंग बेकार है क्योंकि हैरियर एक लूजर है। ये सुनकर स्कल को
भयंकर गुस्सा आता है, स्कल लीडर से भिड़ जाता है और आर्ग्यू करता है कि हैरियर के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है और वो हैरियर को सामने कुछ भी नहीं है। कल गुस्से में उस बोन हेडेड लीडर को गालियां देने लगता है। मीटिंग रूम का टेंशन एकदम पीक पर पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले थे। अचानक बाहर से एक बहुत ही अर्जेंट आवाज आती है। मीटिंग के बीच उस अर्जेंट कॉल के बाद लीडर ने उस आदमी को अंदर बुलाने का ऑर्डर दिया। वो वही एक पैर वाला आदमी था जो पूरी बर्फीली रात को अकेले चलकर यहाँ पहुंचा था। उसने झुककर लीडर को भीख मांगी कि वो तुरंत का ऑर्डर दे के वो अपने फ्रंट लाइन पर मारे गए दोस्तों से बदला ले सके, लेकिन लीडर ने बिना किसी इमोशन के साफ मना कर दिया। लीडर का कहना था कि वॉर सिर्फ भारी तबाह लाती है और तभी लड़ाई से इतना ही सबसे समझदार का काम है। उसने उस जख्मी आदमी को ऑर्डर दिया कि वो वापस अपनी पोस्ट पर जाए और अपनी ड्यूटी पूरी करे। ये सुनते ही वो सर्वाइवर गुस्से से पागल हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। पता चला कि वो आदमी कोस्टल डिफेंस यूनिट का एकलौता सर्वाइवर था, पर अचानक से भयानक एम्बुश हुआ था जिसके बाद उसके डिफेंस टीम में सिर्फ करीब 10 लोग बचे थे। अपने एक पैर बुरी तरह कुचल जाने के बाद उस सर्वाइव के अंदर आखिरी सांस तक लड़ने का जज्बा था, लेकिन सैड रियलिटी ये थी कि जिन कॉमरेड्स को वो इतनी इज्जत देता था वो सब उसके आंखों के सामने मारे गए। वो अकेला सर्वाइवर हमेशा के लिए उस खौफनाक पल में कैद रह गया था। बैटलफील्ड पर लाशों को वापस लाने एक लग्जरी बन चुका था। करीबन कब्रों में सिर्फ खाली टूट पड़े थे, जबकि असली नॉर्थ वॉरियर की लाशें पुरानी मैदानों में सड़ रही थी। सीन शिफ्ट होता है। स्कल और मूरा जो आराम से घूम रहे थे और एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर कर रहे थे। स्कल ने एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा कि मूरा के अंदर की एक परफेक्ट नॉर्दर्न वॉरियर बनने की पूरी खासियत है, चाहे बात ताकत की हो या दिमाग की। स्कल ने बहुत बड़ा सीक्रेट डिकोड कर लिया था। मूरा ने एक ग्रेट हंट जानबूझकर फेल किया था, सिर्फ हैरियर के साथ देने के लिए, और हैरियर इसलिए फेल हुआ था क्योंकि वो अपने पिता का नाम और एक्सपेक्टेशन के पर्चे में खुद को दबा चुका था। स्कल समझता है कि असली ताकतवर वॉरियर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वॉरियर्स विल। ये एक ऐसी चीज है जो बिना खुद एक्सपीरियंस किए सिखाए नहीं जा सकती। स्कल को लगता है कि उसका काम सिर्फ पास्ट की बातों को प्रेजेंट में लाना है, बल्कि स्कल को लगता है कि ये उसके अंदर एक मास्टर के रूप में अभी भी काफी कमियां हैं, पर उसे पूरा यकीन है कि वो हैरियर को टेम कर लेगा। उसे याद दिलाया गया कि वो हजारों वॉरियर के ऊपर खड़ा है, कि एक आउटस्टैंडिंग हीरो बन सकता है। 7 दिन गुजर गए। नॉर्दर्न माउंटेन्स गेट के बाहर फ्रे जमीन पर पसरी हुई जोर से यौन ले रही थी और अपने सो कॉल्ड सोल्जर को बर्फ काटे हुए देख रही थी। तभी उसके पीछे अचानक डॉन ड्रू आ पड़ता है। डॉन ड्रू उसको बेवकूफ बनने वाले का सबऑर्डिनेट्स का मजाक उड़ाता है, पर फ्रे बताती है कि उनमें से हर एक आदमी 100 गुंडों के बराबर ताकतवर है। फ्रे सीधा डॉन ड्रू से पूछने की वो यहाँ क्या करने आया है, क्या उसे फोर्टनाइट का टाइटल क्लेम करने है। डॉन ड्रू कोल्डली जवाब देता है कि उस टाइटल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो यहाँ सिर्फ अनडेड मेज को हिसाब चुकता करने आया है। दोनों को समझ नहीं आता कि फ्रे अब तक पहाड़ों में एंटर क्यों नहीं हुए। फ्रे एक शैतानी मुस्कान के साथ कहती है कि थोड़ा वेट करो, दुश्मन खुद उनके लिए एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। पर डॉन ड्रू बिल्कुल इम्पेशेंट था। तभी एक नाइट आकर अनाउंस करता है कि अब इंपीरियल आर्मी पहाड़ों में एडवांस करेंगी। ठीक उस वक्त स्कल टावर पर जाता है और पर्दे हटाकर देखता है। वो लीडर से करंट सिचुएशन के बारे में घबराते हुए पूछता है। लीडर ने एक बुरी खबर दी, इंपीरियल आर्मी ने पहाड़ों पर इन्वेट कर लिया है। कोस्टल से एक बहुत बड़ी आर्मी सुनामी की तरह अंदर घुस आई है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी पहाड़ी को उल्टा देंगे। हालांकि लीडर ने दूसरे कबीलों मदद के लिए मैसेज भेजा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। चाहे लीडर को पसंद हो या ना हो, अब उन्हें दुश्मन का सामना करनी थी। तभी स्कल आगे बढ़ता है और एम्पायर की
के खिलाफ हैरियर के विलेज के लिए लड़ने की कसम खाता है। कड़के की ठंड में एम्परर और उसके रेड फ्लोक कबीले के बीच एक भयानक जंग छिड़ जाती है। जमीन पर बैठे खून ने वहां बर्फीले टेम्परेचर को गर्म कर दिया था। स्कल किसी ऊंची जगह पर खड़ा होकर नीचे का मंजर देख रहा था। हालांकि वो अपने पिछले जमाने में सैकड़ों बार इस जंग देख चुका था, पर आज उसके अंदर एक अजीब सा एहसास था। इस बार वो सिर्फ मरने के लिए नहीं खड़ा था, बल्कि अपने नए दोस्तों की पार्थिव इज्जत के साथ खड़ा था। तभी वो जख्मी सर्वाइवर लड़खड़ाते हुए स्कल के पास आता है। उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे, पर वो अपने आखिरी ताकत से जंग में मदद करना चाहता था। स्कल उसे पूछता है, क्या तुम अपने मारे गए दोस्तों के बदला लेना चाहते हो? सर्वाइव कहता है कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। वो रेड फ्लो की ढाल है और उसे इस बात की शर्म है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाया। तभी स्कल के दिमाग में एक मास्टर स्ट्रोक आता है। वो सर्वाइवर को पूछता है कि अगर वो उसके आगे उसके मरे गए दोस्तों की आत्मा को जगाकर इस जंग में वापस ले आए तो क्या उसको वो कोसेंगे? सर्वाइवर तुरंत जवाब देता है, मुर्दों को उठाना डार्क मैजिक है और शर्मनाक है, लेकिन अगर बात हमारी मातृभूमि को बचाने की हो तो वो हमारे साथ के लिए हंस हंस कर तैयार होंगे। ये सुनकर स्कल अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक बहुत एपिक ऑफर देता है, अपनी झंडा ऊंचा कर दे, कुछ देर के लिए मुझे उधार दे दो। सर्वाइवर खुशी से स्कल को हाथ पकड़ा देता है। स्कल उसे रेड फ्लोक का ब्लेस करता है और उसे अचानक वहाँ एक बहुत ही तेज आंख रौंदियाने वाली रोशनी फैल जाती है। जैसे ही सर्वाइवर की आंखें खुलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके दोस्तों के मुर्दा कंकाल जमीन से उड़ खड़े हुए डेथ से वापस आकर महान हीरोज लौट आए थे। एक जोरदार बैटल क्राई गूंज उठती है और कोस्टल डिफेंस के झंडा दोबारा आसमान में लहर जाता है। एक आवाज आती है कि जो जिंदा मुर्दों को वापस अपनी पोजीशन पर जाने का ऑर्डर देती है। ये अनडेड आर्मी आगे बढ़ती है। उनके खुले मुंह से ठंडी सी सांसें निकल रही थी। पलक झपकाते ही एक बिजली जैसी रोशनी चमकती है और सामने खड़े मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग हो जाता है। खून का फवारा उड़ जाता है और वो मॉन्स्टर मौत के बाद भी गुस्से से और खूनी तलवार को जकड़े हुए थे। पीछे खड़े रैंक तुरंत आगे बढ़ती है और खुद एक भारी ढाल जोर से जमीन पर गाड़ देती है। जंग अब असली रूप में आने वाला था। पिछले सीन में स्कल ने महान हीरोज की आत्माओं को वापस बुलाया था। वो एकलौता जिंदा सर्वाइवर ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसके होश उड़ गए थे, मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अपनी तलवार आसमान से तरफ उठाई, अपने दूसरे हाथ में दिल पर रखकर और एक जोर की चीख मारी। ये चीख उन दोस्तों के खून का दुख और उनकी कमी के उस खालीपन जाहिर कर रही थी। दूसरी तरफ से एम्पायर की कैवेलरी पियर और शील्ड लेकर सीधा उन पर चार्ज करती है। जैसे ही उनके घोड़े की आवाज अनडेड आर्मी की शील्ड वॉल के पास आती है, तभी मॉन्स्टर उन शील्ड के गैप में से हमला करते हैं। वो इतने स्पीड में प्रोजेक्टाइल मार रहे थे कि वो दिखते तक नहीं और सीधा उन घोड़ों के जिस्म के आर पार निकल जाते। ऊपर पहाड़ी पर स्कल अपने हाथ आगे बढ़ाकर ग्रेट माउंटेन स्पिरिट से कुछ प्रार्थना करता है कि उसकी विश पूरी हो, पर वो पलट कर हैरियर की तरफ देखता है। कल नीचे उस खौफनाक केओस को देखता है और हैरियर से कहता है, अब वक्त आ गया है अपनी औकात एक असली जंग के मैदान पर साबित करने का। रियल बैटल का नाम सुनते ही हैरियर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका दिमाग में वो सारी ब्रूटैलिटी घूम जाती है, एक ऐसी जगह जहाँ किसी भी पल मौत आ सकती है। हैरियर को खुद पर डाउट होने लगता है। वो अपनी हिम्मत हार कर अपना सर झुका लेता है, पर इससे पहले कि हार मान लेता, स्कल उसके ठीक सामने चुटकी बजाता है। जैसे हैरियर का सर झटके से पीछे होता है, वो होश में आता है। स्कल उसकी आंखों में देखकर शांति से समझाता है कि जंग अपने साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक भारी कर्ज आती है। स्कल उसे सिखाता है कि तबाही और गिल्ट से कभी अपना मुंह मत मोड़ना, इसका सामना करना। पहले स्कल हल्के से हैरियर के सीने पर एक पंच मारता है, जैसे वो हैरियर को सारे डर को निकाल कर वहाँ हिम्मत और आशीर्वाद भर रहा हो। अपने डिसाइपल को आगे रास्ता दिखाकर स्कल आगे बढ़ जाता है। नीचे मैदान में कुचली हुई लाशों के ढेर के बीच
फ्रे खड़ी थी। उसके हाथ में एक मैसिव ब्लेड थी। अपनी शैतानी और खोखली आंखों से वो अनडेड आर्मी का मजाक उड़ा रही थी। तभी अचानक ऊपर बर्फ में एक जोरदार धमाका होता है। स्कल ने ऊपर से सीधा फ्रे की तरफ डाइव लगा दिया था। हवा में उड़ते हुए स्कल जोर से चिल्लाया और हैरियर को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। स्कल ने एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ जमीन पर लैंड किया, पर फ्रे पहले से तैयार थी। उसने अपने जायंट ब्लेड से स्कल के इस भारी हमले को ब्लॉक कर लिया। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ऊपर पहाड़ी पर हैरियर ने अपना मास्क पहन लिया। उसकी नजरें एकदम शार्प हो गई और उसके आंखों की पुतलियां ग्लो करने लगी। उसने खुद को याद दिलाया कि वो एक नॉर्दर्न वॉरियर है और उसने आगे की तरफ दौड़ लगा दी। सामने एम्परर के मेजेस और सोल्जर पूरे फॉर्मेशन बनाकर खड़े थे, पर हैरियर को अब कोई डर नहीं था। अकेले ही इस मैसिव आर्मी की तरफ चार्ज कर देता है। मेजेस उस पर एक बहुत बड़ा मैजिकल एनर्जी ब्लास्ट मारते हैं, पर हैरियर की एक खौफनाक स्पीड और स्प्रिंट के साथ डॉज कर लेता है। सोल्जर उसकी स्पीड देखकर दंग रह जाते हैं। हैरियर रुकता नहीं है। वो सीधा एक घुड़सवार नाइट के पास पहुंचता है और एक स्विंग में उसे कंधे से लेकर पेट तक काट डालता है। खून का एक बड़ा फवारा फूट पड़ता है और हैरियर आराम से जमीन पर लैंड करता है। मूरा दूर से ये सब देखकर दंग रह जाती है। हैरियर की मूवमेंट बिल्कुल बदल चुकी थी। वो ऐसे मूव कर रहा था जैसे उसकी बॉडी में हड्डियां ही ना हो, पर उसकी मसल पूरी तरह फ्लेक्स हो रही थी। मूरा को हैरियर का स्टैंड शिफ्टन की झलक दिखाई देती है। हैरियर बचपन में अपनी माँ की आइडलाइज करता था, इसीलिए उसका स्टाइल बिल्कुल उनके जैसा था। पर एक बड़ा डिफरेंस था, हैरियर वन ऑन वन कम्बैट में मास्टर बन चुका था। उसकी स्टाइल था धोखा देना और फिर सीधा किलिंग ब्लो। हैरियर ने दूर से एक नाइफ फेंक कर एक दुश्मन की छोटी सी गैप में घुसाया, फिर तेजी से आगे बढ़कर उस जमीन पर पटका। वो बाकी दो सोल्जर के रिएक्ट करने से पहले उनके गर्दन पर तलवार चला दी। वहां खड़े एक दूसरा मॉन्स्टर हैरियर को बड़ी ठंडक से देख रहा था। उसने नोटिस किया कि इस लड़के के अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं है। उसने समझ आ गया कि ये आम इंसान नहीं है, बल्कि एक नॉर्दर्न वॉरियर है। दूसरी तरफ स्कल और फ्रे के बीच डेथ मैच और भी भयानक हो चुका था। फ्रे के चेहरे सीरियस था। वो चाहती थी कि स्कल पूरी तरह सिर्फ उस पर फोकस करे, पर स्कल लड़ाई के बीच में भी अपने साथियों पर नजर रख रहा था और उन्हें फाइट और ध्यान देने को चिल्ला रहा था। फ्रे पीछे से उछलकर स्कल पर एक धोखे की किक मारती है और स्कल उसे सामने से आसानी से डॉज कर लेता है। स्कल का ये फोकस फ्रे को बहुत इरिटेट कर रहा था। फ्रे गुस्से में अपनी मुट्ठी बनाते हुए एक जानलेवा स्ट्राइक करती है और चिल्लाती है, तुझे मरने से डर नहीं लगता? लेकिन स्कल पीछे हटने से साफ इनकार कर देता है और पलटकर उस पर हमला करने के लिए अपना हाथ पूरी ताकत से घुमाता है। सीन की शुरुआत एक भयानक स्पीड वाली लड़ाई से होती है। स्कल और फ्रे दोनों इतने स्पीड में मूव कर रहे थे कि आम आंखों से उन्हें देखना नामुमकिन था। एक के बाद एक लगातार ब्लो चल रहे थे, पर तभी किसी से एक चोक होता है और हैरानी की बात थी कि ये गलती स्कल के तरफ से हुई। फ्रे ने एक जोरदार पंच सीधा स्कल के खोखले सर पर पड़ दिया। फ्रे तुरंत उसका कॉलर पकड़ती है और उसे आराम से हवा में उठा लेती है। फिर एक भयानक धमाका होता है, जैसा कोई एक्सप्लोजन हुआ हो। ये धमाका सुनकर हैरियर शॉक में उस तरफ देखता है। उसके मुंह से ठंडी सांसें निकल रही थी। एक ही स्विंग में उसने लगभग 1 दर्जन नाइट्स को हिस्सों में काट दिया था। हैरियर ने अपने घुटने जैसे कि किसी तीर की तरह लॉन्च होने वाला हो। जैसे ही उसके पैर जमीन से उठे, अचानक मूरा उसके आगे कूदी। उसने हैरियर को अपने गार्ड नीचे ना करने की वार्निंग दी। तभी वहां एक नया खतरनाक दुश्मन आता है, डोना, जिसके गाल पर एक बड़ा स्कार था और हाथ में एक भारी तलवार थी। उसकी आंखों में फ्रे के लिए गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। हैरियर और मूरा तुरंत अलर्ट हो गए और अपनी बैटल स्टैंड लिया। डोना अपनी तलवार सहलाने लगी। उसकी नजरें उसकी तलवार से ज्यादा ठीक थी। डोना के लिए हैरियर और मूरा सिर्फ एपेटाइजर थे, असली में मेन कोर्स तो स्कल था। डोना ने उन दोनों को लो लाइव्स कहकर उनकी बेइज्जती की। उसने अपनी तलवार को का एक ही जोरदार स्विंग मारा, जिसके प्रेशर से हैरियर और मूरा में कई मीटर पीछे उड़ते हुए गए। मूरा की आंखें हैरानी से फटी रह गई
गई, पर हैरियर एकदम शांत था। उसने हल्के से मुरा को बोला कि ऐसी लड़कियों की आदत डाल लो। अचानक हैरियर के अंदर एक अजीब सा करंट दौड़ जाता है, जैसे उसका सारा दर्द गायब हो गया हो और सिर्फ एक ठंडी नर्वसनेस बची। वो ऐसी खौफनाक स्पीड में दौड़ा जो आंखों से दिख भी नहीं रही थी। वो स्पीड देखकर डोना का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसे हैरियर में स्कल की झलक दिखी, जैसे उसकी नसें गुस्से से बाहर आई। डोना ने गुस्से में अपनी तलवार जमीन में गाड़ी और 4 ब्लेड कट बना दिए, पर हैरियर वहां से इजीली निकल गया। फिर डोना ने एक लंबी सांस छोड़ी और झुक गया और फिर क्राउच कर लिया। हैरियर ने सोचा कि सांस छोड़ने के बाद डोना अटैक करेंगी, इसलिए उसने मुरा को अलर्ट किया और खुद तेजी से आगे बढ़ा। डोना को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो तुरंत पहचान गया कि हैरियर एक असली नॉर्दर्न वॉरियर है। डोना के चेहरे पर स्कार को खींचते हुए एक भयानक साइको वाली मुस्कान आ गई। अचानक हैरियर की आंखें फटी की फटी रह गई और उसकी बॉडी वही फ्रीज हो गई। उसे समझ आ गया कि उसने दुश्मन की ब्रीदिंग रिदम को जज करने में बड़ी गलती कर दी है। डोना की सांस अभी खत्म नहीं हुई थी। वो अपनी बड़ी स्ट्राइक के लिए ताकत इकट्ठा कर रही थी। एक सेकंड के अंदर ही डोना की खतरनाक हाउलिंग रोग टेक्निक एक दरिंदे की तरह हैरियर पर लपकी। खून का एक बड़ा फवारा उड़ा। हैरियर की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने अपने बचपन के दिन और मुरा के साथ बिताए पल याद आने लगे, पर हैरियर के मास्क पर जो खून की चींटियां पड़ी वो उसकी खुद की नहीं थी, वो खून मुरा का था। आखिरी सेकंड में मुरा दौड़कर आगे आई। उसने हैरियर को गले लगाकर वो जानलेवा हमले अपने ऊपर ले लिया था। ये देखकर हैरियर पूरी तरह शॉक और भयंकर गुस्से से भर गया। दूसरी तरफ छोटे बड़े धमाके से आसमान गूंज रहा था। फ्रे और स्कल एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े। फ्रे ने पागलों की तरह पूरी ताकत से एक डिसाइसिव स्ट्राइक किया, पर स्कल ने आसानी से डॉज किया। फ्रे खुशी से उछल रही थी और लगातार कंटिन्यूअस स्ट्राइक की बारिश करने लगी। स्कल दिखने में भले ही अनाड़ी लग रहा था, पर वो अजाइल था और उसने हर स्ट्राइक को ब्लॉक कर दिया। लड़ाई के बीच अचानक स्कल के पैर घुमा और वो मोमेंटरीली स्टन हो गया। इसका फायदा उठाकर फ्रे तेजी से आगे बढ़ी। फ्रे के पागलपन इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उसे कल तक पहुंचने के लिए अपने ही आदमियों को उछाल उछाल कर मार डाला। उसने उनकी लाशों को स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज किया ताकि वो स्कल के पास पहुंच सके। अपने अटैक खत्म करने के बाद फ्रे आराम से अपनी आदमियों की लाशों के ऊपर चल रही थी। उसके पैर खून से पूरी तरह सने हुए थे, पर उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो स्कल पर चिढ़ रही थी कि वो डॉज करने की जगह अपने एलाइज को बचाने के लिए उनके आगे ढाल क्यों बन जाता है। स्कल ने चुपचाप उसके खून से सने पैरों की तरफ इशारा किया और बोला कि पहले अपने मरे हुए आदमियों को तो देखो। स्कल ने उसकी झूठी एक्टिंग करते हुए उस नीचे देखा और एक छोटी सी हंसी हंसते हुए उन लाशों को मीट की तरह इग्नोर कर दिया। फ्रे किसी और चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड थी। उसने स्कल की फाइटिंग स्टाइल को पूरी तरह एनालाइज कर लिया था। उसने एक बहुत ही कमाल का सवाल पूछा, तू अटैक करने के बाद बार बार अपने हाथ क्यों स्विच करता है? ऐसे लगता है जैसे पंच मारने के बाद तुझे अपनी तलवार म्यान में डालनी पड़ती हो। फ्रे समझ गई थी कि स्कल एक मेज की तरह नहीं है, बल्कि एक ऐसे फाइटर की तरह लड़ रहा है जिसे बैटलफील्ड एक कॉम्बैट स्टेज लगता है। फ्रे की इस जीनियस औकात चीर देने वाले एजुकेशन को सुनकर स्कल को भी एक तारीफ करनी पड़ी। दिखने में तू बेवकूफ जरूर लगती है, पर तू बहुत चालाक है। उसके बाद फ्रे का ध्यान पीछे खड़ी डोना पर जाता है। वो मजाक उड़ाते हुए कहती है, ये आदमी कचरा दिखता है पर फिर भी एक गिल्ड का कैप्टन है। जैसे ही फ्रे की बातें खत्म हुई, वो तेजी से हवा में उछली और स्कल के मूवमेंट को एकदम चिपक गई। फ्रे किसी पागल की तरह अपने ही सोल्जर को काटकर आगे बढ़ कर रही थी, सिर्फ अपनी लड़ाई को भूख मिटाने के लिए। उसने घमंड से स्कल से पूछा, अब कहाँ बच के जाएगा? उसने अपनी तलवार एक का जोरदार स्लैश मारा, पर पलक झपकाते ही स्कल वहां से गायब था। स्कल ने एकदम नीचे जमीन पर लेटकर एक एंगल बनाया और स्कल के पैरों पर एक लैशेस मार दिए। फ्रे एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई और
अपनी टांगे देखने लगी, पर अगले ही पल उसने कैजुअली स्कल की तरह तारीफ करनी शुरू कर दी। लेकिन स्कल अंदर ही अंदर जानता था कि उसका ये अटैक बहुत सैलो था। उसकी नई तलवार बहुत भारी थी, इसलिए वो पूरी ताकत से स्विंग नहीं कर पा रहा था। फ्रे भी इस बात को नोटिस कर लेता है और वो अपने बाल ठीक करते हुए सोचता है कि स्कल का स्ट्राइक में इतना गैप क्यों है। वो समझ जाता है कि स्कल अपनी भारी तलवार की वजह से स्लो पड़ रहा है। ठीक उस वक्त दूसरी तरफ हैरियर बुरी तरह जख्मी मूरा की बाहों में कड़े चिल्लाता है। स्कल को ध्यान से हैरियर और मूरा की तरफ चला जाता है। लड़ाई के बीच स्कल को डिस्ट्रैक्ट होता देख फ्रे को भयानक गुस्सा आता है। इससे पहले कि स्कल डॉज कर पाता, फ्रे एक जोरदार पंच सीधा स्कल के मुंह पर झाड़ देती है। स्कल उड़ता हुआ धूल में जा गिरता है। फ्रे रुकती नहीं है, वो स्कल पर चाट भाड़ कर बोलने लगती है कि वो कितना पत्थर दिल है। फ्रे की आंखें बिल्कुल ठंडी और खोखली हो जाती है। वो स्कल को ताना मारती है कि मैदान में इतने लोग मर रहे हैं, पर स्कल ने एक बार भी उन मारे गए दोस्तों और लाशों की तरफ पलट कर नहीं देखा। स्कल ने कोई भी बहस नहीं की, वो चुपचाप अपने खोखले डार्क सॉकेट से फ्रे को देख रहा था, क्योंकि अंदर ही अंदर स्कल भी मानता था कि फ्रे सच में कह रही है। वो सदमे में वही बैठा रहा और इस पूरी तबाही और अपनी क्रुएलिटी के लिए खुद को कोसने लगा। स्कल के दिमाग में एक आवाज उसे कहती है कि इन लोगों की मौत सिर्फ एक वजह से नहीं हुई है, बल्कि इन खुद की लालच ने इनकी जान ली है। उसका अतीत उसके सामने घूमने लगता है, जब इस दुनिया में उसे धोखा देकर अकेला छोड़ दिया था। पर तभी उस अंधेरे दिमाग में एक दूसरी आवाज है जो स्कल को वापस होश में लाती है। ये मूरा की यादें थी। फ्लैशबैक में मूरा स्कल के सामने मुस्कुराती है और कहती है कि वॉर के लिए स्कल जिम्मेदार नहीं है, असली कमीने तो वो है जिन्होंने हमला किया था। मूरा की आंखें चमक रही थी जब उसने स्कल को कंफर्ट करते हुए हम सब वॉरियर है, इसीलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मूरा ने एक बड़ी प्यारी सी स्माइल दी और एक सिंपल एडवाइस दी, बस आगे बढ़ो और बैटलफील्ड पर उतर जाओ और खुद को ब्लेम करना बंद करो। मूरा की इस आवाज से स्कल जैसे गहरे नींद जग उठा। ठीक उस वक्त रे हवे से कूदकर अपने जायंट ब्लेड से स्कल पर पीछे से जानलेवा हमला कर रही थी। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन इस बार स्कल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने डॉज नहीं किया, बल्कि उसने अपनी एक तलवार 2 हिस्सों में तोड़ दिया। स्कल ने उन दोनों तलवारों से ऊपर की तरफ जोरदार स्ट्राइक किया और बिना फ्रे को रियलाइज हुए उसके कंधों को बुरी तरह डैमेज कर दिया। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्कल की तलवार 2 हिस्सों में बट सकती है। स्कल ने एक बैडएस स्मर्क दी और तेजी से घूमते हुए दोनों ब्लेड को मिलाकर एक वॉर्टेक्स बनाया और अपने अल्टीमेट मूव माउंटेन ब्रेकर स्लैशर अनलीश कर दिया। ये हमला इतना भयानक था कि फ्रे हवा में दूर उड़ते हुए चली गई। तब जाके फ्रे की सच्चाई समझ आई। स्कल कोई मेज नहीं, बल्कि एक ओपी डुअल स्वॉर्ड्समैन है। ये जानते ही फ्रे के पागलपन और भी ज्यादा बढ़ गया। स्कल ने फ्रे को रिकवर होने का एक भी सेकंड नहीं दिया और लगातार हमले की बारिश कर दी। फ्रे इस डुअल स्वॉर्ड स्टाइल से इरिटेट होने लगी। अचानक फ्रे कान में एक मॉकिंग आवाज गूंजती है। उसे कहती है, पैथेटिक, एक आदमी जिससे मौत का डर नहीं पता वो खुद को नाइट कहता है। इतनी घटिया बात है। ये सुनकर फ्रे पूरी तरह से पागल हो जाती है, बिल्कुल एक मैड डॉग की तरह। जब फ्रे की बॉडी एक्सट्रीम डेंजर डिटेक्ट करती है तो उसकी ऑटोमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाती है। वो अपने सबसे खतरनाक मूव हेवनली एक्सिस हेवन एंड अर्थ क्लीव यूज करके स्कल को लपकती है, पर स्कल अब पूरी तरह तैयार था। उसने खुद को याद दिलाया कि भले ही उसके पास जिस्म नहीं, सिर्फ सफेद हड्डियां, वो फिर भी उस पुराने हीरो की टेक्निक को परफेक्टली रिक्रिएट कर सकता है। उसने अपनी नॉर्दर्न मार्च टैक्टिक बैटल हंट टेक्निक को एग्जीक्यूट किया। पलक झपकाते ही स्कल पूरी तरह लड़ाई में इमर्स हो गया और बर्फ के ऊपर
से एक ब्लाइंड स्ट्राइक बनाकर आगे बढ़ गया। सीन ठीक उस पहाड़ी की चोटी पर शिफ्ट होती है जहां अचानक से एक कान फाड़ देने वाली आवाज पूरी वादियों में गूंजने लगती है। जंग अब अपने सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। यहाँ सीन शुरू होता है, एक भयानक धमाके से होता है। पहाड़ की चोटी बुरी तरह से टूटकर बिखर जाती है और बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। हैरियर घुटनों के बल बैठा था, उसके आंखें फटी की फटी थी, जैसे वो अपनी आंखों के सामने हो रहे इस हादसे पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जमीन पर मूरा पड़ी थी, उसका पूरा जिस्म खून से लपटा था, उसकी पंक्चर वुंड से लगातार खून बह रहा था। मूरा के मुंह में खून भरा था, पर फिर भी वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। हैरियर रोते हुए उसे भीख मांगता है कि वो चुपचाप रहे ताकि उसकी बची कुची एनर्जी बची रहे। हैरियर गुस्से और बेबसी से पागल हो रहा था क्योंकि मूरा का खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हैरियर उस जख्मी जिस्म को कसकर गले लगाता है और चिल्लाता है, दुआ करते हैं किसी तरह सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। वो चीख चीख कर मूरा से कहता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। तभी इस दर्दनाक माहौल में किसी का भारी कदमों की आवाज आती है। ये डोना था। डोना अपनी तलवार पकड़े हुए आगे बढ़ता है और मूरा की लाश के आसपास रोते हुए हैरियर का मजाक उड़ाने लगता है। तान्स कसते हुए हैरियर पर थूकता है और उसे यूजलेस कहता है। हैरियर को जब तक दुख में डूबा था अचानक गुस्से से भर जाता है। वो अपने दांत पीसता है और डोना को एक भयानक गुस्से वाली नजरों से घूरता है। अपने मरी हुई दोस्त के बाहों में थमे हैरियर बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज में कसम खाता है, तू मेरे हाथों से मरेगा। ये सुनकर डोना गुस्से से आग बबूला हो जाता है, उसके नसें उभर आती है और उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो जाती है। डोना का चेहरे गुस्से से काला पड़ जाता है और वो पूरी ताकत से एक जोरदार पंच हैरियर के सर पर जाड़ देता है, लेकिन पंच मारने के बाद डोना खुद शॉक में पीछे हट जाता है। पंच लगाने से हैरियर का मास्क पूरी तरह टूट चुका था और उसे उसकी असली चेहरा सामने आ गया। डोना हैरान था कि वो हैरियर का असली चेहरा देखकर शॉक था, वो या फिर इसलिए शॉक था क्योंकि इतना जोरदार पंच खाने और सर के खून भेदने के बाद भी हैरियर की आंखें में रत्ती भर डर नहीं था। हैरियर वही घुटनों के बल रहा, उसने मूरा को नहीं छोड़ा। डोना लगातार हैरियर गालियां दे रहा था, फिर उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और हैरियर पर एक और जानलेवा पंच मारा। हैरियर की दर्द भरी शांति के बीच एक जोरदार चीख गूंज उठती है, एक बड़ा धूल का गुब्बारा उड़ जाता है, पर ये पंच हैरियर को नहीं लगता। उल्टा डोना खुद हवा में कई मीटर दूर पड़ता हुए पीछे जा गिरता है। वो धूल के बीच से एक आवाज आती है और एक जानी पहचानी हथियार धुंध में से बाहर निकलता है। ये स्कल था, उसके हाथों में 2 तलवारें थी। स्कल वहां सदमे में बैठे हैरियर को ठीक सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। हैरियर हकलाते हुए अपने मास्टर का नाम लेता है। डोना जहां गिरा था वहां से गुस्से में उठता है, उसकी आंखों में सिर्फ किलिंग इंटेंट थी। स्कल हैरियर की तरफ देखता है और बहुत ही शांति से कहता है, तू आराम कर, मैं तेरे थोड़ी मदद कर देता हूँ, अपनी दिमाग ठंडा रख। कल को वहां देखकर डोना को ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो जानता था कि फ्रे जैसा पागल औरत स्कल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगी। डोना स्कल को ताने मारने लगता है। डोना कहता है, एम्परर के जो नाइट स्कल के हाथों मारे गए उनकी भी फैमिली थी, उन्हें भी अपने घर लौटाना था ताकि वो स्कल को उसके पुराने दुख में डुबा सके। पर स्कल शांति से सुनने के बाद जवाब देता है, हाँ, मुझे उनको मारने का पछतावा है। फिर स्कल ठीक फ्रे के शब्द यूजते हुए डोना पर पलटवार करता है, पर तू भी तो उठना ही पत्थर दिल है, तूने भी एक बार में मुड़कर अपने मरे हुए आदमियों को नहीं देखा। स्कल बहुत ही स्लो और डिलिबरेट स्टेप लेते हुए आगे बढ़ता है और डोना के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। डोना के बीच सिर्फ एक कदम का फासला था। दोनों एक दूसरे को घूरे और बैम, दोनों ने एक ही सेकंड में एक दूसरे पर अटैक कर दिया। स्कल के हमले में इतनी ताकत थी कि डोना की तलवार से ब्लॉक करना पड़ा। स्कल जोर से चिल्लाता है कि क्रुएलिटी इज द एसेंस ऑफ वॉर। डोना की तलवार के बीच उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी और मर्सीलेस थी और स्कल एक साथ एक ही आंख में
भयंकर चमक आ चुकी थी। लड़ाई के बीच स्कल पीछे मुड़कर हैरियर को चिल्लाकर कहता है कि वो अपनी डिसीजन जल्दी ले। पहाड़े पर मैजिकल रे ऑफ लाइट चमक रही थी, तबाही की निशानी छोड़ते हुए। हैरियर ने आखिरकार अपनी फैसला ले लिया। उसने हल्के से मुरा का नाम पुकारा और उसे जमीन पर लिपटा दिया। वो तुरंत मेडिक को बुलाना चाहता था। हैरानी की बात ये थी कि इतना भयंकर हालत में होने के बाद भी मुरा जिंदा थी। उसने हैरियर से कहा कि वो उससे फिक्र ना करे और जाकर स्कल की मदद करे। मुरा का कांपता हुआ हाथ उठा, उसने आखिरी ताकत इकट्ठा की, हैरियर का कॉलर खासकर पकड़ा और अपने दांत पीसते हुए उस पर चिल्लाई, अपना रोल कभी मत भूलना। ये सुनकर हैरियर स्पीचलेस रह गया। मुरा ने अपने मुंह खोला और एक लंबी गहरी सांस ली। उसकी कांपते हुए हाथ हवा में उठे और वो हैरियर का चेहरा चूमना चाहती थी। आखिरकार उसने ठंडी पड़ी उंगलियां हैरियर के शांत चेहरे पर आकर रुकी और मुरा की चमकती हुई आंखें से आंसू बह निकला और इस बार वो हाथ हमेशा के लिए उस ठंडी जमीन पर गिर गया। मुरा ने इस दुनिया अलविदा कह दिया। हैरियर ने वही बनकर अपनी से प्यारी दोस्त को तड़प तड़प कर मरते हुए देखता रह गया। दूसरी तरफ मुरा की मौत से दुख और गुस्से को अपनी ताकत बनाकर स्कल लगातार डोना पर हमला कर रहा था। इस बार स्कल ने अपनी सिग्नेचर नॉर्दर्न मार्च टेक्निक डोना पर अनलीश कर दिया, लेकिन डोना भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने रोकते हुए जोर से दहाड़ लगाई और चिल्लाया कि स्कल वीक हो चुका है, क्योंकि डोना ने गेस कर लिया था कि स्कल अभी भी फ्रे जैसे मॉन्स्टर से लड़कर आ रहा है। लड़ाई अपने सबसे भयानक और डिसेसिव मोड पर पहुंच चुकी थी। डोना स्कल को घूरता है, स्कल उसे बिना कुछ कहे बस देखता रहता है। डोना एक कंटेम्पशियस स्माइल के साथ स्कल पर किक मारता है और पर स्कल आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है कि हैरियर अभी हारा नहीं है। डोना एक और जोरदार किक मारने ही वाला था कि अचानक एक लंबी और खौफनाक तलवार का स्लैश डोना के कंधे से उसके पेट तक उसे चीर दिया है। उसका अगला अटैक वहीं फ्रीज हो जाता है। ये जानलेवा कट किसी और ने नहीं, हैरियर ने मारा था। हैरियर अब अपने पैरों पर खड़ा था और उसके चेहरे बेहद सीरियस हो चुका था। मुरा की हालत देखकर उसके अंदर का सारा दर्द खत्म हो चुका था। डोना के मुंह से खून निकलता है और वो गुस्से से हैरियर को घूरता है। हैरियर ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस अपने बाल पीछे किए। उसके पहली पीली आंखें किसी जख्मी दरिंदे की तरह चमक रही थी। उसने बेहद ठंडी और कातिलाना आवाज में ऐलान किया, अपोनेंट स्विच। जख्मी होने के बावजूद डोना के अंदर गुस्से की आग जल रही थी। वो अपने दांत पीसता है और हैरियर को मार डालने के लिए आगे बढ़ता है। पीछे खड़े स्कल एक घुटने पर बैठ जाता है और चुपचाप ऐसे अपने शिष्य को लड़ते हुए देखता है। हैरियर और डोना के बीच का फैसला तेजी से कम होता है। तलवारें टकराती है और उसकी क्लंच की आवाज बिना रुके गूंजती रहती है। हैरियर लगातार बिना सांस लिए एक के बाद एक मूव मार रहा था। डोना एक बहुत शार्प फ्लैश करता है पर हैरियर कूद कर बच निकलता है। डोना का एक बहुत ही पावरफुल ब्लो हैरियर की तरफ आता है। हैरियर अपना ढाल आगे करता है। ब्लो इतना जोरदार था कि शील्ड चूर चूर हो जाती है। हैरियर उसे फेंकता है और वापस लड़ाई में कूद पड़ता है। दोनों की नजरें मिलती है और तभी एक भयानक आवाज आती है। धूल के चिरते हुए खून का एक बड़ा फवारा फूट पड़ता है। दोनों एक दूसरे के जख्म के आर पार तलवारें घोंप देते हैं। हैरियर शॉक में था पर डोना का चेहरा एक शैतानी मुस्कान थी। एक तलवार हैरियर के पेट में थी और दूसरी तलवार डोना के अंदर। हैरियर अपनी तलवार को और जोर से डोना के अंदर घुसाता है, जिसका फायदा उठाकर डोना एक भारी मुक्का सीधा हैरियर के मुंह पर जाड़ देता है। दोनों चिल्लाते हैं, तलवारें छोड़ दे वरना हम दोनों मर जाएंगे। पंच खाने के बाद हैरियर की आंखें बड़ी हो जाती है पर वो उसके हाथ खुले रह जाते हैं। फिर वो अपने दांत कसकर पीसता है, एक जोर की चीख मारता है और अपनी तलवार को डोना के जिस्म से खींच बाहर निकालता है। तलवार निकालते ही डोना की कटी हुई आंख के आगे अंधेरा छा जाता है। वो दर्द से हंसता है और जल्दी से अपनी तलवार हैरियर के जिस्म से बाहर निकालता है। पीछे बैठे स्कल ये सब देखकर पैनिक में चिल्ला पड़ता है। डोना एक आखिर हॉरिजॉन्टल कट मारता है पर हैरियर टाइम पर झुक कर बच जाता है। हैरियर के एक स्लो किक मारता है, जैसे डोना एंटिसिपेट कर हवा में कूद
कूद जाता है और ठीक उस वक्त पीछे से स्कल अपनी तलवार आगे बढ़ाता है और उसकी ब्लेड सीधा डोना के जिस्म में घुसाता है। डोना गुस्से से पीछे मुड़ता है और गालियां देता है। उस वक्त नीचे मैदान में एक अजीब सा मैजिकल फॉर्मेशन और व्हाइट टेंट अपीयर होता है। स्कल जोर से अपने बचे कुचे लोगों को रिट्रीव का ऑर्डर देता है। डोना को समझ आ जाता है कि उसके साथ शुरू से धोखा हुआ है और उसके जख्म इतने गहरे थे कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। हैरियट जोर से चिल्लाता है कि वही वो डिसाइसिव मूवमेंट है। उसकी नजरें अब तक की सबसे डेडली फॉर्म में आती है और वो अपने अल्टीमेट मूव अनलिश करता है, द नॉर्दर्न मार्च टेक्निक। एक ही झटके में डोना का पूरा जिस्म बीचों बीच से दो हिस्सों में चीर दिया जाता है। हैरियर के जिस्म की गर्मी और खून से वहाँ एक बर्फ पिघलने लगती है। जमीन पर एक खून का एक बहुत बड़ा तालाब बन जाता है। हैरियर बुरी तरह हाफ रहा था पर वो अपने चेहरा आसमान की तरफ करके खड़ा हो जाता है और जो अब अजीब तरीके से डार्क लग रहा था, पर खतरा अभी तक टला नहीं था। हैरियर अभी सदमे में खड़ा था और उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके ठीक पीछे से एक भयानक स्नो स्लाइड गिरने वाला था। स्कल डेस्परेटली जोर जोर से हैरियर का नाम चिल्ला रहा था पर हैरियर बस सीधा देख रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और तभी सब कुछ अचानक से बदल जाता है। पहाड़ों के ऊपर से बर्फ गायब हो जाती है। एक सवाल जैसे आवाज और एक अजीब सी ठंडी सांसें गूंजती है। सीन पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। ये सारा का सारा सीन असल में एक क्रिस्टल ऑर्ब के अंदर चल रहा था। रियलिटी में एक मजेस्टिक पहाड़ और सफेद बादलों के बीच जमीन पर लाशों के भीड़ ढेर लगे हुए थे। ये एम्पायर के वैनगार्ड ऑफ ईशर सोमा की लाशें थी। उन लाशों के ढेर के सामने एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक खून से सनी हुई कुल्हाड़ी थी। ये और कोई नहीं, नॉर्दर्न ट्राइब का लीडर था और उसके ठीक बगल में चिफ्टन खड़ी थी। चिफ्टन एम्पायर की एक बेवकूफी पर सवाल उठाता है और लीडर भी उतना ही हेल्पलेस और कंफ्यूज लग रहा था। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनके पहाड़ों पर इतनी बड़ी तबाही कैसे मच गई और ये सब किसने किया। वो लोग बस उन लाशों के ढेर के ऊपर से चलता हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार खत्म हो चुकी थी। मैदान में बिखरे लाशें के बीच चिफ्टन और लीडर आगे बढ़ते हुए है। जिंदा बचे हुए कुछ सोल्जर के एक दूसरे को पड़ मारकर होश में ला रहे थे कि वो इस तबाही पर यकीन कर सके। अचानक गांव का ड्रम बजता है जो इस बात का ऐलान था कि लड़ाई ऑफिशियली खत्म हो जा चुकी है। जिंदा बचे लोग लाशों के ढेर में अपने दोस्तों और साथियों को ढूंढ रहे थे। तभी एकलौता सर्वाइवर के सामने कदमों की आवाज आती है। जब वो ऊपर देखता है तो उसके सामने महान आर्मी ऑफ रेवेंशन, आत्माओं की सेना खड़ी थी। ये ऑर्डिनरी अनडेड समनिंग नहीं थी जहाँ मुर्दे सिर्फ कचरे की तरह हथियार चलाते हैं। ये रेवेनेंट थे। इनके अंदर अपनी खुद की विल थी और उन्हें बिल्कुल वैसे ही लड़ाई की जैसे वो जिंदा होते वक्त करते थे। उन रेवेनेंट ने अपनी सेना के झंडे के नीचे खड़ा होकर आसमान की रोशनी को देखा। उसके जिस्म से सफेद धुंध निकलने लगा। उन सब ने एक साथ अपने हेलमेट उतार कर सर्वाइवर और स्कल को आखिरी सलामी दी और हवा के साथ हमेशा के लिए गायब हो। स्कल उस धुंध में के सामने जाता है, उसे देखकर उन्हें अलविदा कहता है। जब कल ने उन बची हुई हड्डियों को वहां से लेकर जाने की सोचा था, तभी लीडर आगे आता है। उन दोनों के हाथ उठाकर अपने आयरन हेलमेट निकाला और स्कल को रोते हुए बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, इन्होंने यहीं पर अपनी जान दी है और हम नॉर्दर्नर्स के लिए जहां हम गिरते हैं वहां आराम करना सबसे बड़ा हॉरर है। लीडर समझता है कि अगर स्कल ने उन्हें वहां से हटाया तो उनकी आत्माओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी तरफ मूरा की मौत से सदमे में हैरियर अभी तक जमीन पर बैठा था। वो दुख और कंफ्यूजन में बुरी तरह तड़प रहा था। सीन एक फ्लैशबैक टाइप फील देता है जहां हैरियर को अपने बचपन से लेकर अभी तक सारी यादें आ रही थी। स्कल वही दूर खड़ा पहाड़ों और बादलों को गहरी सोच में देख रहा था, जैसे उसने जिंदगी का कोई बड़ा सच समझ लिया हो। तभी लीडर दुख में डूबे हैरियर को पीछे आकर खड़ा होते हैं। वो बिना पीछे मुड़े पहाड़ों की चोटी को देख हैरियर से बहुत ही नरम आवाज में बात करता है। लीडर हैरियर और मूरा को उनकी बहादुरी के लिए थैंक्स कहता है। फिर वो बहुत बड़ी माफी
माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम दोनों की असली टैलेंट को पहचान नहीं पाया। हैरियर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर उस मुट्ठी के कसकर बीच लेता है। ये मुट्ठी इस भयानक जंग में उसकी लॉस और गेन को दर्शा रही थी। हैरियर खुद को गले लगाकर रोता रहता है जबकि लीडर उसे वापस गांव लौट आने के लिए कहता है। रात का वक्त होता है। बर्फ से ढके उस गांव के आसमान में अचानक रंगी बिरंगी फायरवर्क्स फूटने लगते हैं। गांव वाले जोर शोर से जश्न मना रहे थे। दो पुराने वेटरन बियर के मग टकराकर अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहे थे। एक दीवार के कोने में स्कल शांति से बैठा इस जश्न को देख रहा था और उसे ठीक बगल में हैरियर बैठा था। कंफ्यूज था। उसने कहा कि इस तरफ के जश्न वाले फ्यूनरल उस अजीब और पुरानी यादों में ले जाते हैं। अब स्कल अपने सर झुकाकर और अपनी आवाज को भारी करते हुए कल को नॉर्दर्न कस्टम समझाता है। कल बताता है कि ये जश्न इसलिए नहीं है कि उन्हें दुख नहीं है, ये इसीलिए है ताकि वो अपने दुख और आंसुओं को छुपा सके, पर वो रोए और उनके अंदर वो नफरत उनके दिमाग का अंधा कर देंगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्कल मूरा का जिक्र करता है। मूरा का नाम सुनते ही हैरियर के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आती है। अपने जख्मी हाथों को आगे बढ़ाते हुए हैरियर स्कल के हाथों से एग्री करता है, पर फिर भी इस जश्न के बीच हैरियर डर रहा था कि वहाँ वो मूरा के बिना खुद को पूरी तरह ना खो दे। तभी स्कल अचानक खड़ा होता है। वो किसी गांव वाले के हाथ से एक बियर का मग छीनता है और हैरियर की तरफ बढ़ाता है। अपने कंधे पर उस भारी बोझ के बारे में बात करते हुए स्कल अपने बियर एक ही सांस में पी जाता है। स्कल अपना खाली मग पकड़ते हुए हैरियर की तरफ देखता है और कहता है, मूरा के लिए मुस्कुराओ। ये सुनकर हैरियर अपनी आंखों में आए आंसू को पीछे ढकेलता है और स्कल को बहुत ही जेंटल तरीके से देखता है। अपनी बात कहकर स्कल हैरियर को अकेला छोड़कर अपनी बाकी कामों के लिए वहां से निकल जाता है। हैरियर अपना स्लीव से अपने आंसू पोंछता है और अब स्कल की दूर जाती हुई परछाई को देखता है। हैरियर को एहसास होता है कि स्कल ने उन अकेले कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी और एम्बिशियस लड़े हुए हैं। हैरियर वही बैठा सोचने लगा कि अब उसने अपनी आगे की जिंदगी के साथ क्या करना चाहिए। 2 दिन बीत चुके हैं। सीन एक बड़ी हुई काउंसिल चेम्बर में शिफ्ट होता है। हैरियर और स्कल वहां एंट्री करते हैं, पर वहां कुछ कुर्सियां खाली थी। लीडर उन्हें बताता है कि कुछ मेंबर्स मिसिंग हैं। तभी मीटिंग में एक नए मिस्टीरियस कैरेक्टर की एंट्री होती है, रेक्सर। उसने एक हुड और क्लोक पहना हुआ था जिसमें सिर्फ उसका लाल आंखें चमक रही थी। वो स्कल की तरफ देखता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। हैरियर और स्कल आसपास में फुसफुसाकर जेक्सर्स के बारे में बात कर रहे थे। अचानक वहाँ एक बहुत ही बूढ़ी औरत आती है। द शामन बुलाया जाता है। वो सीधा स्कल के पास आती है, स्कल के दोनों हाथों को कसकर पकड़ती है और उसके हाथ में एक वुडन टेल्समैन थमा देती है। ये टेल्समैन स्कल को फ्यूचर में मदद करने के लिए था। दोनों के हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे और ठीक उस वक्त वो शामन आत्माओं के बारे में कुछ बहुत ही अजीब और रहस्यमय बातें बोलने लगती है। रूम के दूसरे तरफ खड़ा लीडर ये सब देख रहा था। उसने तुरंत शामन और स्कल को टोकते हुए पूछा कि उसने अभी स्कल को क्या बोला, पर शामन पलटकर लीडर को देखती है और साफ मना कर देती है कि वो अपनी राज किसी को ना बताएंगी। दूसरी तरफ स्कल ये सब सुनकर बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था, जैसे ही वो टेल्समैन या उन बातों ने उसकी आधी एनर्जी खींच ली हो। यहाँ इस मीटिंग रूम में शामन अपना काम करके स्कल सामने झुकती है और हैरियर चुपचाप खड़ा रहता है। लीडर अलायंस के बारे में बात करना शुरू ही करता है कि अचानक बाहर से भारी कदमों की आवाज आती है। सब मुड़कर देखते हैं और वहाँ फ्रे चली आ रही है थी, पर ट्विस्ट ये था कि वो पूरी तरह से भारी जंजीरों से बंधी हुई एक कैदी थी। फ्रे चलकर स्कल के पास आती है और उसको टीस करते हुए बोन बुलाती है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी और स्ले मुस्कान थी। स्कल पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर एम्पायर की इतनी बड़ी नाइट ने खुद को विलिंगली कैप्चर क्यों होने दिया। तब फ्रे अपने असली साइको औकात दिखाती है। वो कहती है कि वो यहाँ सरेंडर करने नहीं बल्कि स्कल की आर्मी ज्वाइन करने आई है। फ्रे चिल्लाते हुए अपना रीजन बताती है, जब तुम्हारी आर्मी इतनी
इतनी पावरफुल हो कि दुश्मन को आराम से कुचल दे तो वो वॉर बहुत बोरिंग हो जाता है। फ्रे को असली मजा तब आता है जब लड़ाई बराबरी की हो। यहाँ फिर भी वो थोड़े डिसएडवांटेज में हो, यही चीज उसके अंदर के पागलपन और थ्रिल को जगाती है। और क्योंकि स्कल की आर्मी अभी एम्परर को सामने छोटी और कमजोर लग रही थी, इसीलिए फ्रे को इस साइड से लड़ने में ज्यादा मजा आएगा। फ्रे की किसी पागलों वाली डिमांड को सुनते ही हैरियर भयंकर गुस्से में आ जाता है और वो जोर से ऑब्जेक्ट करता है कि ये औरत एम्परर की 4 हॉर्समैन में से एक है। ये खूंखार दुश्मन है जिसने अपने पावर का गलत फायदा उठाकर ना जाने कितने बेकसूर लोगों को मारा है। स्कल भी सीधा फ्रे की तरफ उंगली उठाकर उसे क्रेजी बोलता है, लेकिन स्कल अचानक फ्रे को अपने आर्मी में लेने के लिए हाँ कर देता है। ये देखकर हैरियर की तो होश उड़ जाते हैं। लीडर भी गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारता है और खड़ा होकर कहता है कि फ्रे बहुत ही डेंजरस है, इसे ऐसे ही आर्मी में नहीं रख सकते। तब स्कल एक बहुत ही बैडास और ठंडे दिमाग वाला कमांडर की तरह बोलता है। स्कल कहता है कि वो फ्रे जैसे लोग के बहुत अच्छे से जानता है, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं होता, उन्हें बस जंग चाहिए। फिर स्कल हैरियर की तरफ मुड़ता है और उसे एक जिंदगी की सबसे बड़ी लीडरशिप लेसन देता है। अपने दिमाग को ठंडा रख, गुस्से को अपने दिमाग और लॉजिक पर हावी मत होने दे। एक कमांडर को जीतने के लिए कोल्ड, पैशनेट और फौलादी होना पड़ता है। कल हैरियर को ताना मारता है ताकि उसे अंदर की आग जले। वो कहता है कि अगर बात अपने दोस्तों और अपने लोगों को बचाने की हो तो जीतने के लिए वो डेमोनिक पावर का सहारा लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। कल समझता है एक दिन हैरियर को भी चीफ बनना है, इसलिए उसे इतनी जिद्दी होना नहीं चाहिए। ये बात सुनकर फ्रे वही खड़ी मुस्कुराती है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि कल सच में मौत का छू कर वापिस आया है और उसका पूरा जीवन बैटलफील्ड पर बैठा है। आखिरकार लीडर को भी स्कल का ये तरीका मजबूरन मानना पड़ता है। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वहाँ से सब चले जाते हैं, रूम में सिर्फ 2 लोग बैठे थे, चिफ्टन और बेसिन। बेसिन अपनी आदत के मुताबिक मजाक करता है और हैरियर की ट्रेनिंग के बारे में बकबक करने लगता है। चिफ्टन कोल्ड टोन में उसे चुप रहने को कहती है और उसके चेहरे पर एक फोर्स स्माइल थी। वो कहती है कि हैरियर बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखता है। फिर वो बेसिन को एक तलवार देती है और ऑर्डर देती है कि ये तलवार हैरियर को दे दीजिए। ये तलवार हैरियर के लेट फादर की थी। चिफ्टन डीपली रिग्रेट करती है कि वो हमेशा अपने बेटे से दूर रही, पर सच्चाई ये थी कि उसके दिल में हैरियर के लिए बहुत प्यार था। उसने हमेशा चाहा कि हैरियर आगे बढ़े क्योंकि पूरा व्हाइट लायन क्लैन उसके पीछे खड़ा है। सीन कट होकर हैरियर के घर पे बाहर जाता है। चारों तरफ साफ बर्फ बिछी थी। वहाँ एक कब्र पर सफेद फूलों के गुलदस्ते रखे हुए थे। ये मूरा की कब्र थी। हैरियर वहाँ खड़ा बहुत भारी दिल के साथ सोच रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो मूरा के आगे कुछ भी नहीं है। वो हमेशा अपने इमोशन के आगे हार जाता है। मूरा का एक ही सपना था, हैरियर को कबीले का एक महान चीफ हुए देखना था। हैरियर कसम खाता है कि अगर उसे खुद के सपने, मूरा के सपने बड़े हो गए तो वो चीफ बनने के लायक नहीं है। वही खड़े होकर हैरियर डिसाइड करता है कि वो एक ऐसा ग्रेट चिफ्टन बनेगा जो अपनी माँ का नाम और मूरा के बलिदान के लायक हो। ठीक उस वक्त पीछे से बैशिन आता है और बैशिन आगे बढ़कर हैरियर को उसके पिता की तलवार सौंप देता है। तलवार को देखते ही हैरियर एक पल के लिए पूरी तरह स्टन में रह जाता है। बैशिन मुस्कुराते हुए कहता है कि हैरियर अब इतना ताकतवर हो चुका है कि ग्रेट हंट आराम से जीत लेगा और एक आउटस्टैंडिंग चीफ बनकर हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाएगा। लेकिन बैशिन उसे एक एडवाइस देता है, स्कल के पास एक महान जनरल का विजन है, अगर तुम उसके साथ जाओगे तो तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ग्रेट हंट थोड़ा वेट कर सकती है, पहले जाओ और वो ढूंढो जो तुम्हें सच में तुम चाहते हो। ये सुनकर हैरियर एक छोटी सी स्माइल देता है। वो अपने पिता की तलवार को अपने कमर पर बांधता है। बैशिन को अपनी फैमिली के ख्याल रखने को कहता है और अपने नए एपिक सफर के लिए निकल पड़ता है। सीन कट होता है अगले दिन एक मीटिंग पर। एम्परर पर हमला करने के लिए स्कल को एक नेवी की जरूरत थी, लेकिन जब वो लीडर की नेवी देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो सेना दिखावे के लिए थी। असली समुद्री लड़ाई के लिए लीडर और स्कल को मजबूरन
इन 3 अजीब लोगों के सामने खड़ा होना पड़ता है। ये लोग नॉर्दर्न ट्राइब की एकलौते सेलर थे जिन्हें सी गोस्ट ऑफ द कोस्ट कहा जाता है। ये लोग नेवी कॉम्बैट में अनडिस्प्यूटेड मास्टर थे और बेहद ताकतवर थे, पर इनके एक ही प्रॉब्लम था, ये दिमाग से थोड़े स्लो थे। इन्हें एक लंबा चौड़ा आदमी आगे बढ़ता है और आगे दोस्ताने अंदाज में स्कल के गले में अपना हाथ डाल देता है। वो स्कल को इम्प्रेस करने के लिए समुंदर के महानता और खूबसूरती के बारे में लंबी चौड़ी तारीफें करने लगता है ताकि स्कल अपने पानी के रास्ता चुने। लेकिन स्कल बिना एक सेकंड सोचे बहुत ही ब्लंट तरीके से कहता है, हम जमीन के रास्ते से जाएंगे। ये सुनते ही वो लंबा चौड़ा समुंदरी डाकू पूरी तरह शॉक हो जाता है और बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगता है। उसका पूरा कॉन्फिडेंस एक सेकंड में मिट्टी में मिल गया। स्कल लीडर को ये डिसीजन देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है कि जब इनके पास इतनी अच्छी नेवी हो तो फिर जमीन के रास्ते क्यों? स्कल शांति से जवाब देता है, क्योंकि रास्ते में मुझे एक जगह पर रुकना है। लीडर एक समझदार इंसान था, इसलिए उसने स्कल को पर्सनल मामले में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं की और बात वही खत्म कर दी। दूसरी तरफ हैरियर ने डिसाइड कर लिया था कि अपने पिता की तलवार और आगे की सफर के लिए उस स्वॉर्डस्मिथ विलेज जाना होगा और कोइंसिडेंटली स्कल का भी वही आगे का स्टॉप था। दोनों मास्टर और डिसाइपल का अगला गोल एक सेम था और इसके साथ स्कल हैरियर का एक नया पागल कैंपियन का एक नया धमाकेदार सफर स्मिथ क्वार्टर की तरफ शुरू हो जाता है।